ड्रीम 11 का जो फाउंडर हर्ष जैन मारवाड़ी फैमिली से है। ठीक। ही सेज यार हमारे यहाँ कोई वैल्यूएशन वगैरह नहीं होता है, हमारी फैमिलीज में होता है धंधा, और धंधा मतलब एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द मंथ पैसा अंदर आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो धंधा नहीं चल रहा है। धंधा ही नहीं है वो। दीप कालरा का, दीप एक फाउंडर, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही बढ़िया फाउंडर है। वो कहता है मोस्टली स्टार्टअप्स फेल, मेनी स्टार्टअप्स फेल बिकॉज द फाउंडर गेव अप टू अर्ली। एक दिन वो कहते हैं बहुत हो गई नौकरी, अब और नहीं करनी है। दोनों ने कभी पैसा रेज नहीं। एंड इसका जो फाउंडर है ना नितिन कामत, ये जीरोधा का, इसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही, वो भी आई थिंक आपके जो व्यूअर्स हैं उनको याद रखना चाहिए। यस सर। उसने कहा वी डिड नॉट टेक मनी सो वी हैड टू मेक मनी। ये जो है ना संजीव बिखचंदानी जो naukri.com का फाउंडर है, बड़ा फेमस, बहुत ही फेमस है। या 2 बार इसने काफी टाइम के लिए सैलरी बिल्कुल जीरो सैलरी। लेकिन जो पीयूष बंसल है उसने बिजनेस ऐसा क्रिएट किया है जहाँ कस्टमर फीडबैक जो है वो जनरली पॉजिटिव है। ओयो रूम्स में प्रॉब्लम ये है, आप कई बार ओयो रूम्स में जाते हो, आइडिया डोमिनेट्स और फाइनेंस डोमिनेट्स। यार ये ना तुम यार बड़े टेढ़े सवाल पूछ रहे हो रियली। यार। प्रॉब्लम इसमें पता क्या है? हाँ। प्रॉब्लम ये है जैसे ही स्टार्टअप का नाम आता है उसके साथ फंडिंग जुड़ जाती है। तो शुरू में जब आपका बिजनेस प्रूवन ना हो, आपको या तो दोस्तों के पास जाना होगा या मतलब दादा दादी चाची। मैं एक चीज बोलता हूँ हर फाउंडर को, आपके जितने भी अमीर रिश्तेदार है ना, हाँ सर, बना के रखो यार। दिवाली पे विश करो, बर्थडे पे विश करो, ईद पे विश करो, क्रिसमस, हर अम्बेडकर जयंती पे विश करो। पता नहीं कब आपको उनका पैसा चाहिए हो। गरीब रिश्तेदार से बना के रखना वो आपकी प्रॉब्लम है। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं उनमें ना कुछ कॉमन चीजें होती हैं, या और जो फेलियर्स होते हैं उनमें भी कुछ कॉमन चीजें हैं। सर स्टार्टअप लेमैन टर्म में समझाना चाहो, वो कॉर्पोरेट से कैसे डिफरेंट है सर? कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। ये बड़ा टफ सवाल है, बहुत टफ सवाल है। इंटरनेट के आने से हुआ क्या, हम ये कहते हैं ज्योग्राफी हैज बिकम हिस्ट्री, सो द अर्निकॉन्स। इसमें ना मैंने 4 कंपनीज के बारे में लिखा है, और ये चारों कंपनीज जो है यूनिकॉर्न्स हैं एंड प्रॉफिटेबल है। ओके, ठीक है। और ये चारों कंपनीज हैं नौकरी, जीरोधा, ड्रीम 11 और जोहो। दुनिया भर में अपनी कैटेगरी में लीडर है। जैसे स्टार्टअप स्टार्टिंग फेज में है, ब्रेन स्टॉर्मिंग फेज में है स्टार्टअप, तो सर वो आइडिया का वैलिडेशन कैसे ले, मतलब कि कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए कि ये बिजनेस आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा? कि आप ऐसे इंसान को लो जो पैसों के लिए नहीं आ रहे, ठीक है ना वो ब्रांड के लिए आ रहे हैं। आर इज रिस्क, और हर बिजनेस में रिस्क होता है, और सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ऑफ कंपटीशन। की डेट में शायद कोई 150 अटल इंक्यूबेशन सेंटर पूरी कंट्री में, ऑल ओवर इंडिया। बढ़िया है, मैं कई जगह जा चुका हूँ, मैं टॉक्स दे चुका हूँ। ये इंक्यूबेटर्स को बहुत पैसा देते हैं। Hey guys, welcome to Papa Sorry. What? Papa Sorry? Yes, Papa Sorry. It stands for alternative and the tagline is dare to say no to one more attempt. So guys, today we have with us very special guest guys, and the guest name is ध्रुवनाथ sir. एंड आज का पॉडकास्ट गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि सर का काफ़ी एक्सपीरियंसेस है वेरियस डोमेन में। सर ऑथर भी रह चुके हैं, इन्वेस्टर भी रह चुके हैं, IITian भी हैं, तो ये सारे डोमेन पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। काफ़ी कैजुअल वे में ये पॉडकास्ट होगा और काफ़ी रॉ एंड रियल रहेगा इस पॉडकास्ट का भाई। तो गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट गाइस। सर वेलकम ऑन पापा सॉरी सर। थैंक यू। वैसे आपका पॉडकास्ट का नाम है पापा सॉरी, लेकिन मैं ग्रैंड पापा हूँ, डबल ग्रैंड पापा हूँ। वाह सर, बढ़िया सर। बट पापा बहुत साल पहले था। तो सर मैं आपकी जर्नी पे आना चाहूँगा सर। तो सर मैं आप फर्स्ट डिकेड ऑफ योर लाइफ सर कहाँ गुजरा था सर आपका? फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट 10 years। हाँ फर्स्ट 10 years। यार तुम 60 साल पुरानी बात बोल रहे हो सर, जो भी कुछ याद। मैं एक्चुअली कैलकाटा में था।
कैलकाटा में था, मेरे फादर नौकरी करते थे, हाँ बट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सेकेंड डेकेड। ओके सेकेंड डेकेड इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे फादर ने ना, ही वाज इन विच प्रोफेशन सर? ही वॉज अ टेक्निकल पर्सन, हिंदुस्तान लीवर में वो काम करते थे, ओके ओके ठीक है, केमिकल इंजीनियर। या तो एक दिन वो कहते हैं बहुत हो गई नौकरी, अब और नहीं करनी है। तो हम लोग ओरिजिनली हैं पहाड़ों से, हिमाचल से, ओके सर। तो उन्होंने कहा कि मैं अब फार्मिंग करूँगा। फार्म तो हम शिमले के पास ना एक छोटा सा शहर है, हाँ शहर क्या छोटा सा टाउन है, सोलन उसका नाम है। मैं भी गया हूँ सोलन से। गए हो ना, हम वहाँ रहे हैं। तो हम वहाँ गए और वहाँ मेरे फादर फार्मिंग करते थे, बड़ा मज़ा आता था। मतलब हम फार्म पे छोड़ रहते दी? हाँ, जब पूरी तरह छोड़ दी तो वहाँ फार्मिंग करते थे और मैं वहीं स्कूल में गया, मेरा भाई भी था वो भी स्कूल में। तो मज़ा इसीलिए आया क्योंकि हमने कभी ये सब देखा ही नहीं था। फार्मिंग हम तो हाँ देखो, हम तो बड़े शहर में रहते थे कलकत्ते में, और यहाँ हम जाके गुड़ाई करते थे, पानी देते थे, फिर हम प्रूनिंग करते थे पेड़ों की, फिर हम हार्वेस्टिंग करते थे, सोइंग करते थे, बड़ा मज़ा आता था, नई नई चीज़ें सीखी। हिमाचल होम टाउन में लैंड था, अपना लैंड था? लैंड हमारी नहीं थी, मेरे फादर लीज पे लेते थे, अच्छा 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 पर 7 साल वहाँ रहे लेकिन कुछ चला नहीं, अच्छा फाइनेंशियली चली नहीं चीज़। तो फाइनली हम दिल्ली आ गए और तब से अब सोचो हम, सर कब की बात बता रहे हो? मैं फार्मिंग हम कर रहे थे 1968 से लेके 1974, 7 साल। आप लोग शायद, आपके पेरेंट्स भी पैदा नहीं हुए। You're right, sir. 1971 यार मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। तो हाँ, फिर अब दिल्ली आ गए, तो 1972 से हम लोग दिल्ली गए। 1976 दिल्ली में। ओके सर। तो सर जैसे आपने स्कूलिंग भी दिल्ली से ही किया हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये शुरू में कैलकाटा से, उसके बाद सोलन से, दिल्ली में कभी नहीं। नहीं किया था आपने? ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया? हाँ, तो ग्रेजुएशन मैंने आईआईटी दिल्ली से किया था। मैंने एक्चुअली 2 डिग्रीज ली थी आईआईटी दिल्ली से। यस सर। एक तो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स, उस टाइम में कंप्यूटर साइंस होता नहीं था। सर डुअल डिग्री का प्रोग्राम उस टाइम नहीं था? नहीं, बीटेक। मैं यार औरंगजेब के ज़माने की बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं? उस टाइम वो सब था नहीं यार। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है सर। उसके बाद फिर मैंने एक सेकंड डिग्री करी है, पीएचडी, वो कंप्यूटर साइंस थी। कंप्यूटर साइंस। आजकल जो ये एनवीडिया कर रहे हैं ना, जो जीपीयूज बना रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर्स एक सिलिकॉन चिप पे, उस पे हमने रिसर्च करी थी। अप्रोक्सीमेटली कितने साल हो गए, 40 साल पहले। ग्राफिक्स कार्ड भी आप लोग ने? ग्राफिक्स नहीं, मल्टीपल प्रोसेसर्स एक कॉमन चिप पे। तो सर ये पीएचडी आपने कितने साल में फिनिश किया था सर आप लोग? मैं एक्चुअली पार्ट टाइम कर रहा था, जॉब भी कर रहा था साथ में, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगे 3.5 साढ़े 3 साल 3.5 अप्रोक्सीमेटली। तो सर ये कब आपका पीएचडी कंप्लीट हुआ था? 1982 में। 1982। वाह सर, बढ़िया सर। उस टाइम आपके पेरेंट्स पैदा हो गए? हो गए थे सर, सब हो गए। 1970 के बच्चे होंगे उस टाइम। हम लोग नहीं हुए। अरे आप लोग तो कहाँ यार। हाँ। तो सर वही है सर। तो सर आपने आईआईटी का एंट्रेंस निकाला था सर? हाँ, आईआईटी का एंट्रेंस किया था उस टाइम में। 1972 में जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम था, तो वो दिया था। तो उस टाइम सर कितने वैकेंसी होते थे आईआईटीज में? उस टाइम में आपकी रैंक जानना चाहूँगा सर, इफ यू। नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूँ मैं। तो मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक था नंबर 44 और टोटल 5 आईआईटी थे उस टाइम। अब तो खैर 20, 22, 25 हो गए। आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, ये 5 होते थे। तो सर आपने आईआईटी दिल्ली से किया? दिल्ली से। तो सर आपने इसी को क्यों चूज किया? क्योंकि घर था पास में इसलिए? घर हमारा उस टाइम सोलन में था, हाँ। बट आईआईटी दिल्ली अच्छी जगह थी। एक्चुअली इन जगहों में ना खास कोई फ़र्क था नहीं, चाहे आप आईआईटी दिल्ली चूज़ करो, कानपुर चूज़ करो। यहाँ मतलब मेरी मासी भी थी, मेरे बाकी रिश्तेदार भी थे। घर मतलब ओवरनाइट ट्रेन लो तो सोलन पहुँच जाता था, तो आएगा ठीक है यार, घर के पास हो। जैसे प्लेन एरिया में भी रह रहे हो दिल्ली में, और सोलन जैसे माउंटेन्स है, तो उसे इसमें पसंद है सर आपको? अरे यार, माउंटेन पसंद? इसी दिन आप मुझे आज बोलो ये पॉडकास्ट छोड़ के मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा। हैं? अरे बड़ा मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है।
So वहाँ की लाइफ ही और है। so what do you like about mountain? माउंटेन्स है, खुली हवा है। दिल्ली में ना अब जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक है, खिचपिच है। Yeah. दिल्ली में हर इंसान देखता अच्छा यार तुम्हारा ये कितनी मंजिल का मकान है, वो सिर्फ 2 मंजिल है, यार मेरा तो 4 मंजिल है। वो सब वहाँ नहीं होता है, सिंपल लोग होते हैं। वो बड़ा छोटी जगह है ना, तो हर इंसान Connected भी रहता कनेक्टेड होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब दोस्त हैं, बड़ा मजा आता है। मैं शिमले में भी काफ़ी रहा हूँ, मेरे दादा दादी वहीं रहते थे, अच्छी तो शिमला सोलन मतलब कभी भी मुझे मौका मिले मैं फटाफट पहुंच जाता। मानते हैं। हाँ, बहुत सर जैसे कि आप स्टार्टअप जर्नी पे बात करेंगे सर, तो सर इंडिया में क्या है कि सर आप मिडिल क्लास में देखोगे तो मिडिल क्लास में कल्चर नहीं है स्टार्टअप करने का। लोग ज़्यादातर नौकरी लेना प्रेफर करते हैं, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी। हमारे ज़माने में गवर्नमेंट जॉब होती थी। अब वो तो सर अभी भी चल रहा है सर, वो तो अभी भी सर लोग मिडिल क्लास वाले लोग 5 years ऑफ देयर एज प्राइम एज वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। तो सर इस पॉडकास्ट के थ्रू सर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ निकालना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंसेस से रिगार्डिंग स्टार्टअप। सर इंडिया में भी एक शार्क टैंक करके वो सीजन्स निकाल रहा पर ये। करेक्ट। तो सर शार्क टैंक देखते हो सर आप? हाँ, कभी कभी देखा हुआ मैंने, कभी कभी देखा, लेकिन ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि वो ज़्यादा ड्रामा है सर। वो रियलिटी नहीं है, वो ड्रामा है। ये रियलिटी शो सर? नहीं, रियलिटी इसीलिए अब जैसे मैं इन्वेस्टर रहा हूँ काफ़ी सालों से, ठीक है। तो हम जब मीटिंग रूम में बैठते हैं 25 इन्वेस्टर, और वहाँ पे लोग आके अपने आइडियाज़ पिच करते हैं, वो रियलिटी है। फिर हम उनको गाइड करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि जी नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो तब पैसा मिलेगा। शार्क टैंक तो व्यूअरशिप के लिए होता है, मतलब उनको क्या मिलते हैं, टीआरपीज मिलते हैं। डू यू नो मतलब कि सर जो जजेस हैं शार्क टैंक के उन? हाँ, मैंने सुना है। सर मैं फोटो दिखाना चाहता दिखाओ बस। ये तो वो है ना नमिता थापड़, ये तो लेंसकार्ट वाला है, पीयूष। हाँ, पीयूष। करेक्ट। तो सर और दिस वन डू नो हर सर? ये वो है ना शुगर कॉस्मेटिक, विनीता सिंह करेंगे, तो मिला हो शायद इसको। और दिस वन? अरे ये तो वो है अपना करेक्ट। बहुत स्मार्ट आदमी है, स्मार्ट आदमी। सर इन चारों 5 शार्क्स में से सबसे स्मार्टेस्ट किसको मानते हो? यार ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट मैं ये कहूँगा कि देखो जो पीयूष बंसल है ना, हाँ सर, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। ओयो रूम्स वाला जो है उसने भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेस उसने क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन जो पीयूष बंसल है उसने बिजनेस ऐसा क्रिएट किया है जहाँ कस्टमर फीडबैक जो है वो जनरली पॉजिटिव है। ओयो रूम्स में प्रॉब्लम ये है, आप कई बार ओयो रूम्स में जाते हो और आप कहते हो यार यहाँ तो मैं नहीं रहूँगा। या तो इस आदमी को ना, ये जो है रितेश अग्रवाल, यस सर, बहुत स्मार्ट है, बहुत यंग एज पे शुरू किया इसने। यस सर, मैं लेकिन 18 पे था सर। हाँ 18-19 ऐसा ही कुछ था, लेकिन ये ना क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाया है क्योंकि इतना एक्सपेंड कर गया, क्वालिटी कंट्रोल रहा नहीं ओयो का। हाँ, तो इसीलिए आजकल अगर किसी को पूछो ओयो रूम्स के बारे में, वो कहते नहीं यार ओयो रूम में नहीं जाऊँगा मैं। वो सही बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब तक आपका कस्टमर खुश ना हो यार आपका धंधा नहीं चल सकता है। और लेंसकार्ट वाला जो है या उसके बारे में मैंने कंप्लेंट्स नहीं सुने हैं, पीयूष बंसल। हाँ, तो उसके जो स्पेक्स हैं, जो भी है, जो भी वो लोग करते हैं, जनरली फीडबैक हैज़ बीन गुड। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा स्मार्ट। और नमिता थापड़? बट नमिता थापड़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं मुझे, ये पता कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, या बट एज अ फाउंडर उसके बारे में ज़्यादा कुछ हम सुनते नहीं है। वो आई थिंक इसीलिए फेमस हुई क्योंकि शार्क टैंक पे आई है। पीयूष बंसल और ओयो रूम्स का जो है रितेश अग्रवाल, ये शार्क टैंक करके फेमस नहीं हुए, ये फेमस हुए क्योंकि इनके बिजनेसेस जो है ना मार्केट लीडिंग बिजनेसेस है। ओयो रूम मार्केट लीडिंग है एंड लेंसकार्ट मार्केट लीडिंग है। ये जो है नमिता, ये भी स्मार्ट होगी आई एम श्योर, बट इसका बेसिकली इसकी पॉपुलैरिटी शार्क टैंक से बढ़ी है। स्टार्टअप वर्ल्ड का कुछ की टर्म्स के बारे में बात करेंगे, और सर आप बताइएगा जो कॉमन ऑडियंस है इंडिया का उसके लिए, मतलब तो सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप सर? द वर्ड स्टार्टअप सर, स्टार्टअप लेमैन टर्म में समझाना चाहो, वो कॉर्पोरेट से कैसे डिफरेंट है सर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से? ये बड़ा टफ सवाल है, बहुत टफ सवाल है। बहुतों ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी, मैं भी कोशिश कर। वैसे प्लीज़।
देखो यार ऐसा है, आप अगर 50 साल पहले जाओ, ठीक है सर। ठीक है, लेटेस्ट से 1980, 1970, 1985, ठीक है ना, जो भी उस टाइम बिजनेस स्टार्ट करता था एक्चुअली उसका स्टार्टअप था। अच्छा, उस टाइम धीरू भाई अंबानी ने जब वो विमल शूटिंग शुरू किए, स्टार्टअप ही था यार। या अब जाके वो रिलायंस बन गया, बट उस टाइम तो स्टार्टअप था। जमशेद जी टाटा ने जब अपना काम शुरू किया वो भी स्टार्टअप ही था। हर धंधा जब आप शुरू करो एक्चुअली स्टार्टअप होता है, हर धंधा जब आप शुरू करोगे, क्योंकि आप जब आप शुरू करोगे आप छोटे साइज के हो, को धीरे धीरे आप बढ़ोगे। लेकिन एक डिफरेंस है अब, इसीलिए अब स्टार्टअप की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है। रफली आप समझो 1995 2000 के बीच में, ठीक है ना, इंटरनेट आया था। ठीक है। अमेरिका में तो मेरे ख्याल में 1995 में ही पॉपुलर हो गया था, इंडिया में शायद लेट 90s या 2000 में पॉपुलर हुआ। तो जब से इंटरनेट आया, जब से टेक्नोलॉजी आई ना, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। जैसे सर? इंटरनेट से पहले, ये टेक्नोलॉजी आने से पहले, आपके जो कस्टमर थे, आपने धंधा चलाया, ठीक है सर, आपके जो कस्टमर थे वो लोकल थे, ठीक है ना। तो मैं मान लो दिल्ली में मालवीय नगर में मेरी दुकान है या मेरा बिजनेस है, तो मेरे कस्टमर्स मोस्ट लाइकली मालवीय नगर के आसपास या शायद नेक्स्ट कॉलोनी, मैक्सिमम दिल्ली में होंगे, उसके आगे नहीं होंगे। यू आर राइट। ठीक है, लोकल कस्टमर होते थे। इंटरनेट के आने से हुआ क्या कि जी मैं चाहे कन्याकुमारी में हूँ और मेरा कस्टमर कश्मीर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, डिलीवर हो जाएगा। या अगर सर्विस है तो अब जैसे टिकट बुकिंग है, मैं ऑनलाइन टिकट उसको भेज दूंगा, वहाँ से वो डाउनलोड करके प्रिंट कर लेगा या फ़ोन पे सेव कर लेगा, ठीक है ना। तो इंटरनेट के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, हम ये कहते हैं ज्योग्राफी हैज़ बिकम हिस्ट्री। अच्छा, ठीक है, और ये आपके जो व्यूअर्स हैं उनको याद रखना चाहिए। पहले ज्योग्राफी कंस्ट्रेंट थी, मेरा धंधा दिल्ली में है या साउथ दिल्ली में है, मेरे कस्टमर साउथ दिल्ली में ही होंगे। अब कंस्ट्रेंट नहीं है, सो ज्योग्राफी हैज़ बिकम हिस्ट्री। वो तो पास्ट चीज़ है, मैं तो कहीं भी बेच सकता हूँ, मैं तो अब्रॉड भी बेच सकता हूँ। उससे हुआ क्या कि आपके लिए ना अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई। पहले आपकी अपॉर्चुनिटी लोकल थी, अब आपकी अपॉर्चुनिटी यार पूरा देश है, पूरी दुनिया है। इंडिया 150 करोड़ पॉपुलेशन। हाँ, 150 तो पहुंचा नहीं है अभी, जो भी है 145 है। हाँ, सो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी हो गई, सही। इसीलिए लोगों ने बड़े रैपिडली ग्रो करना शुरू किया कि जी मेरा तो अब सिर्फ लोकल नहीं है, मैं तो कहीं भी बेच सकता हूँ, मैं सारे में बेचूंगा। जोमेटो ने किया, फ्लिपकार्ट ने किया, उस टाइम में नौकरी ने किया, मतलब इंटरनेट बेस्ड जिन बिजनेसेस ने इंटरनेट को यूज़ किया। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई जो लोग बड़े हो रहे थे वो बड़े होते गए, क्योंकि उनका ब्रांड बन रहा था, उनके कस्टमर्स आ रहे थे, और जिसको हम कहते हैं ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो भी हो गया। जो छोटे थे वो छोटे रह गए, मर गए। ठीक है, तो अब उस टाइम के बाद, मतलब इंटरनेट के आने के बाद, स्टार्टअप जो है ना, इट इज़ नॉट ओनली अ बिजनेस विच इज़ जस्ट स्टार्टेड, इट इज़ अ बिजनेस विच इज स्टार्टेड एंड इज ग्रोइंग रैपिडली यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो आज की डेफिनेशन में मैं कहूँगा स्टार्टअप वो है जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, इंटरनेट कर रहा है, एआई कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है, रैपिडली स्केल कर रहा है, वो आज की डेफिनेशन में सही स्टार्टअप माना जाएगा। अगर किसी ने किराने की दुकान शुरू करी आज की डेट में, वो स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। 40 साल पहले वो स्टार्टअप था, पर आज की डेट में नहीं है, और ये चेंज हुआ है। स्टार्टअप करने के लिए सर फाइनेंस कितना चाहिए, मतलब फाइनेंस का कितना रोल है? यार देखो, आइडिया डोमिनेट्स और फाइनेंस डोमिनेट्स। यार ये ना तुम यार बड़े टेढ़े सवाल पूछ रहे हो, रियली। देखो बस ऐसा है, एक मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, ठीक है सर, जो आपके फाउंडर्स इसको देख रहे हैं, जो फाउंडर्स बनना चाहते हैं वो देख रहे हैं। या सर, यार प्रॉब्लम इसमें पता क्या है? हाँ, प्रॉब्लम ये है, जैसे ही स्टार्टअप का नाम आता है उसके साथ फंडिंग जुड़ जाती है। इससे सिनोनिम हो चुका है। या ये गलत है यार, गलत। देखो, आपने धंधा चलाना है कि आपने फंड रेज करने, आप डिसाइड कर लो।
अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मीडिया है, चाहे टेलीविज़न है, यूट्यूब है, आपका प्रिंट है, या सर सारा का सारा ना, यार इसने ना $22 बिलियन वैल्यूएशन पे पैसा रेज किया। अच्छा, अरे ये तो सिर्फ यार $50 बिलियन पहुंचा है, इसने सिर्फ सीरीज ए रेज किया, सीरीज सी नहीं रेज किया, ये बड़ा छोटा है यार। तो अनफॉर्चुनेटली स्टार्टअप की सक्सेस जो है, इट हैज़ बिकम हाउ मच फंडिंग यू रेज्ड एट व्हाट वैल्यूएशन। ये टोटली गलत है। बॉस, आपका फोकस धंधे में होना चाहिए। हाँ, अगर उस धंधे के लिए पैसा चाहिए, अगर उसके लिए फंडिंग चाहिए तो रेस करो। लेकिन हुआ ये है कि उनका फोकस ही शिफ्ट हो गया कि जी हमको पैसा रेस करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है सर। सो द अर्निकॉन्स, इसमें ना मैंने 4 कंपनीज के बारे में लिखा है, या और ये चारों कंपनीज जो है यूनिकॉर्न्स है एंड प्रॉफिटेबल है। ओके, ठीक है, और ये चारों कंपनीज है नौकरी, जीरोधा, ड्रीम11 और जोहो। यस वी विल टॉक ऑन ऑल फोर। हाँ, इन डिटेल। या बट इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें 2 ऐसी कंपनीज हैं, जोहो और जीरोधा। जोहो जो है 1998 में, शायद 96 में शुरू हुआ था, मतलब अब ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। ठीक है सर। ठीक है, दुनिया भर में अपनी कैटेगरी में लीडर है जो जोहो। ठीक है, वो SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं। या सर जीरोधा पिछले साल तक स्टॉक मार्केट में लीडर थे। ठीक है, ओके। अब वो नंबर 2 है, या बट पिछले साल तक लीडर थे। दोनों ने कभी पैसा रेज नहीं किया, कभी नहीं रेज किया, रेज ही नहीं किया। रेज ही नहीं, कभी नहीं रेज किया। एंड इसका जो फाउंडर है ना, नितिन कामत, ये जीरोधा का, इसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही, वो भी आई थिंक आपके जो व्यूअर्स हैं उनको याद रखना चाहिए। यस सर। उसने कहा, वी डिड नॉट टेक मनी सो वी हैड टू मेक मनी। ये प्रॉब्लम हो गई है यार, मैं पैसा कहाँ से लूँ यार, वो इन्वेस्टर है, चलो यार पड़ जाओ उसके पीछे, पैसा लो। अच्छा, वैल्यूएशन नहीं दे रहा सर, और वैल्यूएशन दे दो, कोई बात नहीं, पैसा लो, नेक्स्ट के पास जाओ, सर अब आप बढ़ा दो वैल्यूएशन। तो फोकस शिफ्ट हो गया लोगों का फंडिंग में। फोकस हैज टू बी, भाई आपको प्रॉफिटेबल धंधा कैसे चलाना है, या सर। वो फोकस होना चाहिए, नहीं तो धंधा है ही नहीं। और बल्कि ये भी जो है ना, ये ड्रीम11 का जो फाउंडर हर्ष जैन, मारवाड़ी फैमिली से है। ठीक है। ही सेज, यार हमारे यहाँ कोई वैल्यूएशन वगैरह नहीं होता है, हमारी फैमिलीज में होता है धंधा। और धंधा मतलब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ पैसा अंदर आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो धंधा नहीं चल रहा है। धंधा ही नहीं है वो। सो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि फाउंडर्स की थिंकिंग ऐसी हो गई है कि यार स्टार्टअप चलाना और फंडिंग रेज करना बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। फंडिंग अलग चीज़ है, अगर आपको पैसा चाहिए और ज़रूरी है तो रेज करो, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो मत रेज करो किसी भी हालत में, धंधे पे फोकस करो, वैल्यूएशन पे मत फोकस करो। ये मत फोकस करो कि भी कितने कितने मतलब $1 मिलियन। ये भी मतलब एक फनी चीज़ है, इंडिया में रेज करते हैं, कई बार एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन बात करते हैं डॉलर्स की। ये यार सारा तब तमाशा है, तमाशा लगता है। हाँ बिल्कुल यार, और ट्रम्प को बोलने दो डॉलर्स के बारे में, है तुम क्यों बोल रहे हो? व्हाई यू आर टॉकिंग I know. डॉलर? स्टार्टअप में कब प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट मंथ से, 6 मंथ से, कब करना चाहिए? मतलब देखो यार, ऐसा है, ये डिपेंड करता है किस टाइप का स्टार्टअप है। ठीक है सर। ठीक है ना, जनरली शुरू में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है। उसका रीज़न ये है, प्रोडक्ट बिल्ड करना होता है। अगर जैसे आपका लेट्स से आपकी इंटरनेट साइट हो, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप, या उन्होंने जब शुरू किया था तो शुरू में वो साइट डेवलप कर रहे थे। ऑनली अब हाँ, और जब साइट डेवलप कर रहे हो तब तक तो कोई धंधा आ ही नहीं सकता है, कोई साइट बनी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया में लोग इंटरनेट पे पेमेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम में OTP नहीं होते। 2010 की पहले की बात बता। हाँ हाँ, इन्होंने शुरू किया था 2000 में मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप। ओह माय गॉड, क्या, वो मेरी अगली किताब है। अच्छा अच्छा। सो उस टाइम में लोग अपना क्रेडिट कार्ड नहीं डालना चाहते थे इंटरनेट पे कि यार घबला हो जाएगा, डरते थे सर, मेरे पेरेंट्स टुडे। हाँ बिल्कुल। आज RBI ने रेगुलेशन चेंज कर दिए, वो कहता है OTP के बगैर आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब तक आप क्रेडिट कार्ड आपके पास है और फ़ोन आपके पास है, अगर ये दोनों आपके चोरी हो गए हो तब तो आपकी प्रॉब्लम है।
ठीक है ना, बट दोनों में से होपफुली एक चोरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए बहुत टाइम लगा लोगों को एक्सेप्ट करना। फिर इनका ब्रांड नहीं था उस टाइम, ब्रांड लोगों ने सोचा ही नहीं था कि यार इंटरनेट पे हम टिकट बुक कर सकते हैं, तो टाइम लगा ब्रांड बिल्ड करना मार्केटिंग में। तो शुरू में जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भी स्टार्टअप जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अच्छा। अब कितनी जल्दी प्रॉफिटेबल होगा वो वेरी करता है। जैसे मैंने कहा, मेक माई ट्रिप को कोई तकरीबन 8-9 साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में, ओह माय, ठीक है ना। तो डिमांड से पहले का स्टार्टअप हो गया नहीं सर? हाँ बिल्कुल, डिमांड उन्होंने क्रिएट करी, अच्छा, उन्होंने ठीक है। क्रिएट की। प्रोडक्ट बिल्ड किया, डिमांड क्रिएट करी और मार्केट लीडर्स हैं अब, और आज की डेट में बहुत प्रॉफिटेबल है, Make my- बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो ये लोग हैं, ये जो दूसरे Naukri.com, ये प्रॉफिटेबल हो गए थे मेरे ख्याल में फर्स्ट सेकंड ईयर में प्रॉफिटेबल हो गए थे, पर टाइम लगा। फर्स्ट डे से बड़ा मुश्किल है प्रॉफिटेबल होना, है ना, बहुत मुश्किल है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जो इन्वेस्टर है ना वो भी रियलाइज करते हैं कि यार शुरू में प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, लेकिन यू मस्ट हैव व्हाट आई कॉल अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप लॉस मेकिंग हो और नेक्स्ट ईयर आप आओ हंसते हंसते, सर मेरा लॉस डबल हो गया, बॉस वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका लॉस कम होना चाहिए, ग्रो करो लेकिन आपका लॉस कम होना चाहिए। अगर आपका लॉस कम हो रहा है और स्टेडीली कम हो रहा है, तो मुझे पता है कि यार 3 साल या 4 साल या 5 साल में प्रॉफिटेबल आप हो जाओगे, मैं आप में इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आपका लॉस इंक्रीज करता जा रहा है तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ यार, मैं पागल हूँ। तो सर जैसे स्टार्टअप स्टार्टिंग फेज में है, स्टॉर्मिंग फेज में है स्टार्टअप, तो सर वो आइडिया का वैलिडेशन कैसे ले, मतलब कि कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए कि ये बिजनेस आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और मतलब कैसे, मतलब क्या प्रोसेस हो? हाँ यार हरिंद्र, ऐसा है, यस सर। ये जो चीज़ है ना वैलिडेशन, ये हमेशा चलती ही रहेगी, ओके, मतलब ये कभी रुकती नहीं है। अच्छा। और इसीलिए नहीं रुकती है क्योंकि कस्टमर के डिमांड बढ़ते जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, Yeah. कस्टमर अवेयर होता जाता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, वो इस किताब में है, यस सर। फंडिंग ऑफ स्टार्टअप। कंपनी का नाम जानना चाहूँगा। हाँ, कंपनी का नाम है ग्रे मीटर, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, हाँ सर। इन्होंने बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है सर। जैसे आपके NITs हैं, IITs हैं, पिलानी है, बिट्स पिलानी है, यहाँ जॉब्स मिल जाती है, या प्लेस तो हाँ कैंपस प्लेसमेंट होती है, जॉब मिल जाता है लोगों को। लेकिन जो बिल्कुल लोअर लेवल के कॉलेज, हाँ कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, मे बी इवन कैटेगरी 3, बहुत जॉब नहीं मिलते हैं, ठीक है। और कोई कैंपस में आता नहीं है, ठीक है। तो प्लेसमेंट बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या किया, और बड़े स्मार्ट लोग थे, इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, हम कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाई किया उन्होंने, सेल्स आइडेंटिफाई किया, ओके ठीक है। तो लेट अस से प्रोग्रामिंग, ओके। इन्होंने कहा प्रोग्रामिंग जो है उसमें जावा प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, C++ प्रोग्रामिंग है। राइट से। ये कॉलेजेस में जाते थे, और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, लो लेवल कॉलेजेस में, और ये कहते थे कि भाई आप हमारी साइट पे आओ, हम आपको साइट पे एक्सरसाइजेस कराएंगे, ठीक है। ओके, तो अब जैसे आप जावा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, ठीक। आपको हम जावा प्रोग्राम्स देंगे लिखने को, आप लिखो, हम चेक करेंगे, फीडबैक देंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम। तो एक्सरसाइजेस होती रहती थी, इसलिए उनके स्किल्स बढ़ते गए, बिल्कुल, ठीक है। तो स्किल्स बढ़ेंगे, जब उनके स्किल्स उस लेवल पे पहुंच जाए कि वो जॉब रेडी हो जाए, तब ये लोग कंपनीज के पास जाते थे, ग्रे मीटर कि जी हाँ, ग्रे मीटर कंपनीज के पास जाते थे कि देखो जी हमारे पास ये 25 बच्चे हैं जो जावा प्रोग्रामर्स हैं, अब आप इंटरव्यू करो और ले लो, ठीक है ना। एंड शुरू में कुछ लोग प्लेस हो गए, तो ये हमारे पास आए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और बड़ा बढ़िया आइडिया हमें लगा कि जी ये तो पूरी की पूरी इंडिया की जॉब प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यू आर राइट, एटलीस्ट इंजीनियरिंग कैटेगरी में। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, ये करो। प्रॉब्लम ये थी कि वैलिडेशन सिर्फ बहुत थोड़े बच्चों में हुई थी, बहुत थोड़े स्टूडेंट्स में हुई थी, ठीक है। वैलिडेशन कंटिन्यूड, हमने पैसा डाल दिया और ये कंटिन्यू किया, ठीक है।
तब हमने डिस्कवर किया कि जो ये स्टूडेंट्स हैं जो लोअर लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, यार ये तो कभी क्लास भी नहीं अटेंड करते। क्यों नहीं अटेंड करते? या कैंटीन में घूमते रहते हैं, या पिक्चर में जाते हैं, या कैंपस में जो लड़कियां उनको देखते रहते हैं। सही है। ठीक है ना, यही काम होता है उनका। अब जो क्लास भी नहीं अटेंड करता है उसको तुम बोलो तुम ऑनलाइन जाके तुम स्किल डेवलप करो, वो क्यों करेगा? वो नहीं करता था। ठीक बात। सो ये प्रॉब्लम होगी। आइडिया बहुत बढ़िया था, बट जो लोग थे वो करने को तैयार ही नहीं, सीरियस नहीं थे, और सीरियस नहीं थे इसीलिए लोअर लेवल कॉलेज में घुसे थे। यू राइट। अगर अच्छे स्टूडेंट होते तो शायद अच्छे कॉलेज में चले जाते। सही बात। तो प्रॉब्लम ये हुई इसकी वैलिडेशन ना, मैंने इसीलिए कहा वैलिडेशन एक कंटिन्यूअस चीज है। या शुरू में बहुत थोड़े स्टूडेंट्स पे हमने देखा हाँ जी ये प्लेस हो गए, बट ओवर टाइम वी रियलाइज्ड कि इस चीज़ में आपको ना स्टूडेंट्स को बड़ा सॉलिडली मोटिवेट करना पड़ेगा, और वो ये लोग कर नहीं पाए। तो वैलिडेशन जो है ये कंटिन्यूअस चीज़ है। ये आप नहीं कह सकते कि जी हाँ हमने कर दिया बस अब आराम से बैठेंगे। यार आपका नेक्स्ट कंपेटिटर आ जाएगा कुछ और लेके, आपको भी करना है चेंज। आप नहीं करोगे, लोग कंपेटिटर के पास जाएंगे। यू आर राइट सर। तो ये तो यार कंटिन्यूस चीज है। जो फाउंडर होता है ना, जो स्टार्टअप का फाउंडर होता है, वो यार वो मतलब बैठ नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि यार 6 बज गए, घड़ी देख के यार 6 बज गए, यार मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट। यार फाउंडर की गर्लफ्रेंड सिर्फ उसकी कंपनी होती है, जरा से प्लीज याद रखो। और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड दूसरी है, उसको समझा दो कि मेरी पहली गर्लफ्रेंड कंपनी है, लड़की नहीं है, कंपनी है। बहुत शायद तुम्हारे साथ टिकी रहे। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जैसे मैंने कहा वैलिडेशन कंटिन्यूस चीज है। शुरू में किया, बाद में फिर करोगे और करोगे, कंटिन्यूसली आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक। तो सर जैसे हमने कुछ डिसाइड कर लिया एक बिजनेस करने का, और सर उसमें मुझे लगता है कि स्टार्टअप में सर टीम बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी। तो सर टीम बिल्डिंग बनाना मुझे लगता है बहुत टफ लगता है। हाँ बहुत टफ है। करेक्ट। चूजिंग द राइट पीपल, द राइट जॉब। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सर इस पे कुछ बात करना चाहोगे? शायद आपकी बुक्स में। हाँ नहीं, बुक्स में भी लिखा है मैंने। इसमें से मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। हाँ सर। सो देखो ऐसा है, जो स्टार्टअप है ना, हाँ सर, वो उसका कोई ब्रांड नहीं है अभी। अगर आपको प्रोग्रामर चाहिए, उसको जॉब मिल रही है इन्फोसिस या TCS में, या आपको उसको मिल रही है जॉब आपके स्टार्टअप में, तो यार आपके स्टार्टअप का नाम किसी ने सुना ही नहीं। पीपल बहुत छोटी है, 12-15 लोग हैं, 20 लोग हैं। लोग कहेंगे यार TCS जाऊंगा, पक्की नौकरी है, TCS इन्फोसिस या इन्फोसिस जाऊंगा, विप्रो जाऊंगा, ठीक है ना। तो ब्रांड के बेसिस पे आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सही बात। पैसों के बेसिस पे भी आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसे है ही नहीं यार। शुरू में स्टार्टअप जो है इन एनी केस प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। है भी तो बहुत ही कम है। मोस्टली जो ज्यादातर होता है। हाँ, और मोस्टली जो स्टार्टअप फाउंडर्स है शुरू में सैलरी ले ही नहीं पाते। ये जो है ना संजीव बिखचंदानी, जो Naukri.com का फाउंडर है, बड़ा फेमस, बहुत ही फेमस है। या 2 बार इसने काफी टाइम के लिए सैलरी बिल्कुल जीरो सैलरी, पैसा ही नहीं था, कहाँ से लेता। तो पैसे के बेसिस पे आप नहीं कर सकते हो, और इसके बेसिस पे आप नहीं कर सकते हो, ब्रांड के बेसिस पे, ठीक है। तो शुरू में लोगों ने ना ESOPs देने शुरू किए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम, ठीक है, कि भी लालच देके कि देखो 5 साल बाद अगर इसकी वैल्यूएशन बढ़ जाए और जब बिके या जब शेयर्स बिके तो आपको इतना मिल जाएगा। बट ESOPs भी बहुत दूर की बात है, दूर की बात है बॉस, बिकॉज जब तक आप बड़े नहीं होगे, बहुत बड़े नहीं होगे, उस पर 7-8 साल 10 साल लग सकते हैं। फिर कोई और इन्वेस्टर आए जो कहे हाँ जी मैं आपके शेयर खरीदने को तैयार हूँ, तब तक आपका ESOP जो है उसकी वैल्यू नहीं है। सही बात। ठीक है। तो मैंने जो एक चीज़ देखी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और ये मैंने हर केस में देखा है, वो ये है कि आप ऐसे इंसान को लो जो पैसों के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, ना वो ब्रांड के लिए आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जो है हर्ष जैन, जो ड्रीम 11 कंपनी है, जो ड्रीम 11 कंपनी है, उसमें इनको बहुत सारे प्रोग्रामर चाहिए क्योंकि इनकी वेबसाइट है डेवलप करनी होती है। इंटरनेट बेस्ड ही हो, इंटरनेट बेस्ड है, करेक्ट।
तो ये लोग प्रोग्रामर जब ढूंढते हैं ना, ये सिर्फ प्रोग्रामर नहीं ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं लोग जो स्पोर्ट्स के बारे में पैशनेट हो, या फुटबॉल या क्रिकेट या टेनिस या कोई भी स्पोर्ट, ठीक है। एम्प्लॉई। हाँ हाँ, ओके और प्रोग्रामर भी है, ओके ठीक है। तो पहली बात तो मतलब है उनके जितने भी लोग हैं ना वो स्पोर्ट्स के बारे में पागल है। और मैं उनके ऑफिस गया हूँ 2 बार। अब गए हो? मिलने गया था ना सर ऑफिस बांद्रा कुर्ला कॉर्पोरेट, मुंबई में बॉम्बे में, एक ही ऑफिस है, ठीक है ना। और मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ ऑफिस कैसा है। या सर तो स्पोर्ट्स जो है ना, तो जो जिसने भी ज्वाइन किया वो स्पोर्ट्स क्रेजी है, ठीक है। तो उसने प्रोग्रामिंग जॉब नहीं ज्वाइन करी, उसने ऐसी जगह ज्वाइन करी जहाँ स्पोर्ट्स होता है एंड प्रोग्रामिंग भी होता है, ठीक है ना। तो ये उसको कहीं और नहीं मिलेगा। या ओके, और ये मैं शुरू की बात बता रहा हूँ। जब ड्रीम 11 स्टार्ट कब हुआ था सर? ड्रीम 11 स्टार्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 2000 एंड नहीं 2011 आई थिंक। ओके ओके या रफली 2011, ठीक है ना। अच्छा, आप उनके ऑफिस जाओ, अगर आपके जो व्यूअर्स हैं वो कभी उनको मौका मिले डेफिनेटली जाओ। सो इन दी पॉडकास्ट सर। हाँ बिल्कुल, देख मेरे पास कुछ फोटोज हैं, ठीक है। सो आप जाओ ना, बॉम्बे में तो सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, ठीक है। आप लिफ्ट से निकलो, ऑफिस में घुसो, जो रिसेप्शन उनका है ना, छोटा सा वहाँ पे एक फुटबॉल फील्ड बना हुआ है, रिसेप्शन फुटबॉल का फील्ड, हाँ रिसेप्शन ग्रीन कलर का, और सारी मार्किंग्स है मुझे सेंटर, मतलब पूरा हाँ फुटबॉल proper- नहीं, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। हाँ समझ गया, मॉडल टाइप। एक एंड पे गोल पोस्ट है, ठीक है। गोल पोस्ट के नीचे सोफा है। तो जो गेस्ट जाता है वहाँ पे, विजिटर जाता है, वो कितनी ध्यान से सुन रहा है, और सुन ले यार, मैंने बहुत एंजॉय किया। तो जो वहाँ विजिटर वेट करता है ना, वो गोल पोस्ट के नीचे बैठ के वेट करता है, ठीक है। तो मतलब है आप घुसे और आपको स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट दिख गई, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, आप जब बाकी ऑफिस में जाते हो रिसेप्शन से, जहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम्स होते हैं ना, वहाँ वो टर्न स्टाइल टाइप होती है, ठीक है। यहाँ भी टर्न स्टाइल है, ठीक है। आप अंदर जाओ, वहाँ पे पूरे ऑफिस में एक वो है रनिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक भी? रनिंग ट्रैक, वाह। लोग वॉक कर सकते हैं, कोई भागना चाहे भाग भी सकता है, ठीक है। अच्छा, पूरा ऑफिस जो है, अब जैसे नॉर्मली कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है यार, मार्बल फ्लोरिंग या इटालियन मार्बल होता है, या फिर वुडन फ्लोरिंग, या जो भी है वॉल टू वॉल कार्पेटिंग। इनका पूरा ऑफिस, पूरा का पूरा ऑफिस एस्ट्रो टर्फ से कवर्ड है, ठीक है। एस्ट्रो टर्फ कहाँ यूज होता है? हॉकी फील्ड्स में, ओके ठीक है। तो आप मतलब इनके ऑफिस में ना 5 मिनट भी रहो, आपको जो मजा वाइब्स आएंगे यार, ये तो यार स्पोर्टी जगह है, ठीक है। और जहाँ भी जाओ, उनके जो मीटिंग रूम्स है ना, बहुत सारे तो मीटिंग रूम्स आईपीएल की टीम्स के बेसिस पे है। अच्छा। सो फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक टीम है ना, पंजाब किंग्स, हाँ पंजाब किंग्स या तो एक पंजाब किंग्स रूम है, रूम ही बना दिया। रूम है पंजाब किंग, मीटिंग रूम है, ठीक है ना। चेन्नई सुपर किंग, मुंबई हाँ। इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग में धोनी की बहुत बड़ी फोटोग्राफ है, ओके ठीक है, क्योंकि वो तो वहाँ का मतलब भगवान है, भगवान है, गॉड ऑफ क्रिकेट। और पंजाब किंग्स में एक पार्शली ट्रक बना हुआ है, वो बाहर निकला हुआ दीवार से, और ऊपर लिखा है साडा पंजाब, ठीक है। मुंबई इंडियंस जो है वहाँ भी सिमिलर है, और वहाँ मुंबई इंडियंस के रूम में सारे में क्रिकेट बैट्स हैं, अच्छा। सारे में क्रिकेट बैट्स हैं पूरी दीवार में। पूरे बिल्डिंग में आप जाओ, पूरी ऑफिस में आप जाओ ना, आपको दिखेगा बड़े बड़े टीवी, वहाँ पे कोई ना कोई मैच चल रहा है। तो जो आदमी प्रोग्रामिंग से या काम करने से थक गया, वो यार वो मैच देख ले 15 मिनट। सो इन्होंने एनवायरनमेंट ही ऐसी क्रिएट करी। एनवायरनमेंट सर गूगल से कॉपी है या मैंने सुना गूगल में भी? गूगल में भी मैं गया हूँ, बट ऐसी चीज़ नहीं है। हर ऐसी जगह में बीन बैग्स होते हैं, टेबल टेनिस टेबल होती है, फुटबॉल होता है, बट ये तो 150% स्पोर्टिंग है, टोटली स्पोर्टिंग, ठीक है ना। ये सिर्फ उनको लेते हैं जिनको स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट हो, और वो लोग ज्वाइन करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। इनकी जो मैन पावर टर्नओवर है ना, हाँ सर, आप हैरान हो जाओगे। इंटरनेट कंपनीज में मैन पावर टर्नओवर होती है 30% 40% पर ईयर, ओके। इनकी मैन पावर टर्नओवर है 4%, मतलब कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, ओहो, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है, कोई स्किल मतलब या मार्केटिंग की स्किल हो,
या प्रोग्रामिंग की स्किल हो या HR की, प्लस स्पोर्ट्स में फैसिनेशन। फैसिनेशन हो। सो मैंने ये देखा है कि अगर आप ऐसे लोग चूज करो जो आपके धंधे में जेन्युइनली पैशनेट है, या वो लोग ज्वाइन करेंगे। और देखो छोड़ते तो हैं, ठीक है। कम छोड़ेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और कंपनी है कॉल्ड आई ड्रीम। आई ड्रीम वो इसमें है, ड्रीम फाउंडर में या सर। इसमें, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये लोग क्या करते हैं, जो गरीब स्कूल्स है ना, आई ड्रीम वाला ये सर कहाँ बेस्ड है सर? ये नहीं, कंपनी तो गुड़गांव बेस्ड है, अच्छा। बट ये लोग इनके जो ये क्या करते क्या है, हाँ क्या? जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, जो गरीब स्कूल्स होते हैं जहाँ पे पैसा नहीं होता है, यस यूर वहाँ पे टीचर्स भी जनरली नहीं होते हैं, यूर राइट। या होते भी हैं तो एक दो टीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं। एंड बच्चों के पास कुछ लैब वगैरह कुछ नहीं होती है। सही बात। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी लो कॉस्ट टैबलेट्स यूज किए हैं। हाँ टैबलेट्स जैसे आईपैड है ना, लो कॉस्ट आईपैड, सही। और उसमें इन्होंने बहुत सारा डिजिटल कंटेंट साइंस, मैथ्स, इंग्लिश का क्रिएट करके डाला हुआ है। तो ये इन स्कूलों में ना 20-20 टैबलेट्स बेचते हैं, अच्छा। और बच्चे जो है इन टैबलेट्स पे डिजिटल जो है कंटेंट यूज करके साइंस सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये लोग जब लोग लेते हैं ना, सिर्फ ऐसे लोग लेते हैं जिनको बच्चों की एजुकेशन में इंटरेस्ट हो। और मैंने देखा है, मैं एक्चुअली देखा है, मैंने कई स्कूल देखे हैं इनके, मैंने देखा है कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, यस, वो जाते हैं बच्चों के साथ, लग नहीं रहा है कि वो नौकरी कर रहे हैं, वो लग रहा है कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं और बच्चे उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। अप टू विच क्लास तक लोग? ये तो क्लास आई थिंक नहीं 11 तक जाता है, 11 तक जाता है। और इनके स्कूल सारे में है, अब तो शायद इनके कोई 15-20 हज़ार स्कूल्स हैं, तो बहुत सक्सेसफुल है। सो मतलब आपको ना स्टार्टअप को ऐसी चीज में हाँ लेना चाहिए कि भी लोग मेरे धंधे में पैशनेट हो, तब जाके वो टिकेगा। मुश्किल है ना सर, पैशनेट विथ स्किल वाले मुश्किल है, बट ढूंढने पड़ते हैं, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। हाँ। अगर आप ऐसा फाउंडेशन फॉर मतलब बस देखो, अगर आप ऐसा आदमी लो जो हमेशा ढूंढ रहा है कि यार मेरे को यार 20% ज्यादा कहाँ मिलेगा, मैं तो चाह रहा हूँ, कहाँ टिकेगा यार, वो टिक ही नहीं सकता है। अगर आपको ऐसा आदमी मिले जो आपके धंधे में इंटरेस्टेड है, तब वो टिक सकता है। ये गारंटी फिर भी नहीं है, बट एटलीस्ट चांसेस है कि चांसेस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि टिकेगा। करेक्ट। बिजनेस को सर फंडिंग के लिए कब उसको मतलब सोचना चाहिए कि मतलब अब मुझे स्केल करना है, बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है, स्टार्टअप स्टार्ट होने के बाद कितने पीरियड के बाद वो सोचना चाहिए उसे कि फंडिंग, अब लेट्स सी फॉर द एक्सटर्नल फंडिंग्स? ये देखो, मैंने जो शुरू में बोला था ना, हाँ सर, कि फंडिंग शुड नॉट बी योर गोल या योर गोल इज यार धंधा चलाना है मुझे, और अल्टीमेटली 2 साल 3 साल 4 साल बाद प्रॉफिटेबल धंधा चलाना है, नहीं तो वो धंधा माना ही नहीं जाएगा अगर लॉस मेकिंग है। अच्छा। लेकिन इसमें 2 इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं सर, और दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर। पहली बात, आपको फंडिंग तब लेनी चाहिए जब आपको सच में चाहिए हो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग यार पैसे ले लो, क्योंकि यार मैं पार्टी में जाऊंगा और मैं बोलूँगा पता है यार मैंने पैसे रेज किए एट $1 मिलियन की वैल्यूएशन व्हाटएवर, और सारी लड़कियां इम्प्रेस। अनफॉर्चुनेटली लोग ये ना भेड़चाल हो गई है, यार फंड्स रेज करो, बाकी धंधा चले ना चले फंड रेज करो। तो पहली बात, यू शुड ओनली रेज मनी व्हेन यू नीड इट। यस सर। फॉर एग्जांपल आपका है Naukri.com, ठीक है सर। इन्होंने शुरू में फंडिंग नहीं ली, इन्होंने कहा हमको फंडिंग चाहिए ही नहीं है, ठीक है। सिंपल वेबसाइट बनाई, एंड ये लोग जो अपना क्या बोलते हैं, देखो इन्होंने क्या करना था, जॉब पोर्टल, हाँ जॉब पोर्टल था। वो जॉब पोर्टल जब वो बेचने जाते थे, क्योंकि कंपनीज को बेचना था जॉब पोर्टल के, जी आप एडवर्टाइज करो इस पे, ठीक है, आप अपनी जॉब डालो और आप एडवर्टाइज करो, हम आपको, शुरू में वो लोग 350 रुपये पर एड चार्ज करते थे बस, और ठीक है, 1997 की बात है, अच्छा, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया।
तो उनको वहाँ से पैसा आ रहा था, सिंपल साइट थी, उनको ज़रूरत नहीं थी पैसे रेज करने की, इसीलिए पैसा नहीं रेज किया। ठीक है, इन्होंने पैसा कब रेज किया, इनका एक कंपेटिटर आ गया था, कंप्यूटर। हाँ, एंड कंपेटिटर का नाम था जॉब्स अहेड। तो वो आ गया, उन्होंने फंड रेज किया था, तो वो सॉलिडली मार्केट करने लगे, तो उनकी ना इंटरनेट पे प्रेजेंस बहुत सॉलिड हो गई। अच्छा यार, जॉब्स अहेड है, अरे वाह। तो मेक माई ट्रिप ने मार्केट नहीं किया था ऐसे, सही। उन्होंने कहा यार अब तो चॉइस ही नहीं है, क्योंकि उनका ब्रांड बनता जा रहा, हमारा नहीं है, तब उन्होंने फंड्स रेज किया। सो ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया है कि ये एक फाउंडर है जिसने कहा था मैं फंड्स तभी रेज करूंगा अगर मुझे चाहिए हो। ये नहीं कि फैशनेबल, ये नहीं कि मैं मतलब इकोनॉमिक टाइम में ब्रैग कर सकूं कि यार $8 मिलियन वैल्यूएशन पे मिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जब आपको चाहिए है पैसा तब चाहिए। एंड दैट कुड बी 1 ईयर, दैट कुड बी 2 ईयर, दैट कुड बी मेनी ईयर्स। कुछ एरियाज हैं जिसमें आपको धंधा शुरू करने के लिए भी पैसा चाहिए, कुछ ऐसे एरियाज हैं। तो सर वैसे स्टार्टअप पे इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करता है नहीं, स्टार्टिंग फेज? यही बात है। देखो इन्वेस्टर जो है ना, आप, मैं इंडिया की बात करता हूँ। या सर, इंडिया में एंजल, सबसे पहले आपके जो इन्वेस्ट करते हैं वो एंजल इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा, एंजल इन्वेस्टर वीसी से पहले? वीसी से पहले, वीसी बाद में आता है। अच्छा। और एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो बाद में बताता हूँ। या सर। तो जो एंजल इन्वेस्टर है वो सबसे पहले इन्वेस्ट कर, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया कई जगह, मैंने कोई 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया एज एन एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर करेगा? हाँ, एज 20 कंपनी। बहुत सर। ठीक है, पैसा नहीं बना अभी तक, वो अलग बात है। अरे सर, सो जो एंजल इन्वेस्टर है इंडिया में, हमारे एंजल इन्वेस्टर्स टिपिकली शुरू हुए थे आई वुड से 10 अप्रॉक्सीमेटली 25-30 साल पहले। अच्छा। ठीक है, हुआ ये कि शुरू में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे बेस्ड ऑन ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट प्रोडक्ट, कि यार बहुत बढ़िया टीम है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, ग्रे मीटर का। ग्रे मीटर बढ़िया टीम थी, 4 उनमें से फाउंडर्स IIT से थे, और नॉट ओनली बढ़िया टीम थी, बढ़िया आइडिया था, तो हमने पैसा डाल दिया और पैसा डूब गया। मैंने आपको कहा ना, पैसा डूब गया, पूरा डूब गया। ओवर द इयर्स इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया है कि यार ये सब काफ़ी नहीं है। बढ़िया प्रोडक्ट हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया फाउंडर्स हो, वो भी बढ़िया है, बढ़िया मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, ग्रेट, लेकिन हमको प्रूफ चाहिए। हमको प्रूफ चाहिए कि कस्टमर जो है आपका धंधा, आपका प्रोडक्ट ले रहा है, नॉट ओनली ले रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है, और वही कस्टमर बार बार वापस आ रहा है। सेम कस्टमर। हाँ, कुछ केसेस में वही कस्टमर वापस नहीं आएगा, जैसे अगर शादी के बारे में कुछ हो, अमेरिका में शायद बार बार वापस आएगा, इंडिया में फॉर्चुनेटली नहीं आएगा। ठीक है ना, कि यहाँ डिवोर्सेस नहीं होते। तो इन्वेस्टर जो है, इतने सालों में ना बहुत इन्वेस्टर्स ने पैसा गंवाया है, मैंने भी गंवाया है। अच्छी, और हम सब ने रियलाइज किया कि बॉस, ये जो अनप्रूवन बिजनेसेस है, चाहे प्रोडक्ट बढ़िया है, चाहे ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, जब तक धंधा ना दिखे हम पैसा नहीं डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम लोग, हमारा एक एंजल नेटवर्क है, लीड एंजल उसको बोलते हैं, अब उसका नाम लीड इन्वेस्ट हो गया, नाम चेंज कर दिया, लीड इन्वेस्ट। हम लोग कहते हैं कि यार एक साल में आपका रेवेन्यू जो है मिनिमम 50 लाख होना चाहिए, तब हम इंटरेस्टेड होंगे। अगर वो नहीं है तो प्रूवन बिजनेस नहीं है, शायद बढ़िया चल जाए बट प्रूवन बिजनेस नहीं है। ठीक है ना, तो शुरू में जो इन्वेस्टर है, जो पैसा बनाना चाहता है, वो इन्वेस्ट नॉर्मली नहीं करता है। हाँ, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कहेंगे यार बहुत बढ़िया आइडिया, मेरे पास बहुत पैसा है और ये मेरी एरिया में है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखो, ये जो है डॉक्टर देवी शेट्टी, जो लो कॉस्ट हार्ट ऑपरेशन कराते हैं, आई थिंक बेंगलोर बेस्ड है। अच्छा। ठीक है, लो कॉस्ट हार्ट ऑपरेशन, इनका बिजनेस है, नारायण हृदयालय का हॉस्पिटल का बिजनेस। अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर कहे कि जी मेरे पास ये मेडिकल डिवाइस है जो आपको हेल्प करेगी और आपकी ऑपरेशन इम्प्रूव कराएगी, तो डॉक्टर देवी शेट्टी शायद उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगा, बट वो टिपिकल एंजल इन्वेस्टर नहीं है।
वो देखते हैं कि जी मेरे बिजनेस में ये चीज़ हेल्प करेगी, एफिशिएंसी, ठीक है ना। उस टाइप का इन्वेस्टर आपको मिल सकता है, बट टिपिकल एंजल इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। तो शुरू में जब आपका बिजनेस प्रूवन ना हो, आपको या तो दोस्तों के पास जाना होगा या मतलब दादा दादी चाचा चाची। मैं एक चीज़ बोलता हूँ हर फाउंडर को, आपके जितने भी अमीर रिश्तेदार है ना, हाँ सर, उनको बना के रखो, बना के रखो यार। दिवाली पे विश करो, बर्थडे पे विश करो, ईद पे विश करो, क्रिसमस, हर अम्बेडकर जयंती पे विश करो। पता नहीं कब आपको उनका पैसा चाहिए हो। गरीब रिश्तेदार से बना के रखना वो आपकी प्रॉब्लम है, वो बना के रखना रखो, गरीब वो आपकी प्रॉब्लम है, बनाना बना लो। बट जो अमीर रिश्तेदार है उसके साथ जरूर बना, जरूर आए। ये मजाक है। यार तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में दोस्त रिश्तेदार इनसे ही पैसा मिलेगा, या आप इंक्यूबेटर ज्वाइन करो, वहां से छोटा मोटा अमाउंट मिल सकता है, 5 लाख 6 लाख 10 लाख मिल सकता तो है। सर इंडिया में इनक्यूबेटर्स बहुत है, बहुत है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्कीम शुरू की है, दिल्ली अटल गवर्नमेंट, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, स्टार्टअप इंडिया, वाजपेयी के नाम पे, अच्छा, वाजपेयी जी के नाम पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर। यस यू राइट। ठीक है, और जहाँ तक मुझे पता है आज की डेट में शायद कोई 150 अटल इंक्यूबेशन सेंटर पूरी कंट्री में है, ऑल ओवर इंडिया। एंड बढ़िया है। मैं कई जगह जा चुका हूँ, मैं टॉक्स दे चुका हूँ, वहाँ इंक्यूबेट करते हैं। अच्छा, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में ना कई डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत पुश है स्टार्टअप्स के लिए। या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टार्टअप बढ़े, स्टार्टअप क्योंकि उसमें यार एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। 2 फाउंडर अपने आप एम्प्लॉय हो गए जो फाउंडर है, और प्लस 10 और लोगों को नौकरी दे देंगे, तो 12 लोग तो अपने आप सही बात, सही मतलब सेट हो गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स हैं जो पैसा देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इंक्यूबेटर्स को बहुत पैसा देते हैं, और वो इंक्यूबेटर्स फिर स्टार्टअप्स जो उनकी इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हो रहे हैं या उनको ग्रांट्स देते हैं। और ग्रांट का एडवांटेज ये है, आपको पैसा मिल गया, ये नहीं कि आपको शेयर देना, शेयर, और ये नहीं कि आपको लोन पे करना, ग्रांट मिल गया, गिफ्ट है, इट इज गिफ्ट, ठीक है ना। लेकिन ऑफ कोर्स आई मीन यू हैव टू प्रूव दैट यू आर गुड, ठीक है। फिर एक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है बायरैक, BIRAC, ये हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, इन एरियाज में ग्रांट्स देते, और बड़े बड़े ग्रांट्स देते। मैंने ऐसी कंपनीज देखी है जिनको 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक मिला हुआ है ग्रांट, प्योर ग्रांट। और ऐसे एरियाज में जहाँ शुरू में आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है, क्योंकि देखो हेल्थ केयर में ना आपको अगर कोई मशीन डेवलप करनी, शुरू में तो धंधा होगा नहीं, पैसा चाहिए, वो बायरैक आपको देगा। तो जहां आपको ये पैसा चाहिए और जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही, वहां से पैसा मिल सकता है। बट इन जनरल एंजल इन्वेस्टर से आपको पहले आपको रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा कि भी कस्टमर मेरा प्रोडक्ट सर्विस खरीद रहे, तभी आपको पैसा मिले। इनिशियल फेज में होता है, स्टार्टिंग 1-2 ईयर्स में। तो सर उन्हें बिग मार्केट को चेज करना चाहिए, स्मॉल मार्केट को, या मतलब नीश डिसाइड करना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक नीश, मतलब क्या करना चाहिए उसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। या सर, ओके, बल्कि मैं एक शायद ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। हाँ, कल ही मेरी बात हुई थी, ठीक है, एक फाउंडर है, ठीक है, उन्होंने बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए हैं? एक एग्जांपल है शैम्पू, अच्छा, ठीक है, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है वाइप मतलब वो थोड़ा मॉइस्ट सा होता है, उससे बच्चे के स्किन को आप पोंछ देते हो, ठीक है, बच्चे ने पॉटी करी या सुसु किया उसको आप पोंछ देते हो। तो आप शैम्पू का एग्जांपल लो। इस आदमी ने क्या किया है, अमेज़न पे चला गया, ठीक है, प्लस ब्लिंकिट पे चला गया है, प्लस ये जिसको कहते हैं ना मॉडर्न ट्रेड, मतलब जैसे आपको 24/7 है, डी मार्ट है, वहाँ भी चला गया, ठीक है। कहता मैंने हरियाणा में भी शुरू किया है, मैंने आई थिंक तमिलनाडु में भी शुरू किया, यूपी में शुरू करने वाला हूँ। तो मैंने उसको बोला बॉस ऐसा है, आराम से आपको देखो, आपका प्रोडक्ट जो है क्यों बिकेगा, ठीक है, वो इसीलिए बिकेगा क्योंकि कस्टमर कहेगा जी मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, वो वापस आएगा और वो अपने दोस्तों से बात करेगा कि जी आप ये चीज़ खरीदो,
तो इसका जैसे शैम्पू है, अच्छा शैम्पू है, ठीक है। नेचुरल शैम्पू है, केमिकल नहीं है। इसीलिए बच्चों की ना जैसे शैम्पू करो बाल, आँखों में शैम्पू ज़्यादा तो बहुत जलन होती है, तो बच्चे रोते हैं। इसके शैम्पू से बच्चे रोएंगे नहीं, तो बहुत एडवांटेज है। मैंने कहा लेकिन यार आप हरियाणा में भी हो, यूपी में भी हो, तमिलनाडु में भी हो, अब कह रहे हो बंगाल में भी जा रहे हो, सही। एंड प्लस अब 3 और प्रोडक्ट भी लेके आए हो। मैंने कहा बॉस आप फोकस करो, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। ओके। उसने कहा शैम्पू, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। फिर आप आइडेंटिफाई करो एक लोकल एरिया फॉर एग्जांपल मे बी ओनली साउथ दिल्ली, जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं Yes. ये चीज़ खरीदना, या वहाँ पे आप पॉपुलराइज करो। आप तमिलनाडु में मत जाओ, आप यूपी में मत जाओ। यहाँ एक बार कुछ लोग यूज़ करने लगे, वो अपने दोस्तों से बात करेंगे, आपका ब्रांड बनेगा। तो बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप फाउंडर को, हाँ फोकस करो, ज़्यादा चीज़ें मत करो, ज़्यादा ज्योग्राफी में मत जाओ, शुरू में फोकस करो। क्योंकि अगर आप सारी इंडिया में करोगे यार, तमिलनाडु में आपके 6 कस्टमर होंगे, यूपी में आपके 12 कस्टमर होंगे। उससे अच्छा है कि दिल्ली में, साउथ दिल्ली में आपके 500 कस्टमर है, क्योंकि 500 कस्टमर 1000 और कस्टमर से बात करेंगे। तो सर आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर प्रूफ दिखा पाओ इन्वेस्टर को, हाँ हमारा बिजनेस चलेगा, तो फिर फंडिंग लेने में भी आसानी होगी। तो लोकली शुरू में फोकस करना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे आप ऐड करो, कॉन्सेंट्रेट धीरे धीरे ऐड तो सर आपका एक फ्रेमवर्क है सर पर करो। वो बड़ा फेवरेट है मेरा। सर आई लाइक दैट सर, यू प्लीज टॉक ऑन दैट। तो ये हमने ऐसे, हम पता क्यों बनाए ये भाई, ये तीनों किताबों में है। हाँ ये मेरी तीनों में आपने डाल रखा पर्सनल, तीनों में सही है। ये फंडिंग ऑफ स्टार्टअप, ड्रीम फाउंडर एंड द अर्निकॉन्स, आर्मी को तीनों में है। इंट्रोड्यूस इसमें, ये पहली किताब है, फर्स्ट किताब, तो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, बट यूज हर जगह हुआ। वाह सर। तो परसिस्टेंट फ्रेमवर्क क्या है? देखो मैंने ना 20 के करीब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, या सर, और मेंटर तो शायद 200-300 किए होंगे, एंड और बहुत ऐसे हैं जो मतलब जिनसे मैंने बात करी है। अच्छा। ठीक है ना? और हमने ये देखा है कि जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं उनमें ना कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, या और जो फेलियर्स होते हैं उनमें भी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास तो बहुत लोग आते थे कि भी मुझे बताओ हाउ डू आई मेक श्योर मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो। फ्रेमवर्क विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मी, ओके, based on a lot of successes and basically based on my personal experiences. ओके, कुछ सक्सेसेस थे, कुछ फेलियर्स थे। आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ये। सो परसिस्टेंट में आप देख रहे हो या सर, हर लेटर जो है ना, हर लेटर स्टैंड्स फॉर समथिंग। ओके, ठीक है, तो पहला लेटर आपका है पी स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम। ओके, मतलब आपको किसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास धंधा नहीं है, सिंपल बात है। सर ऐसा कोई ब्लेम भी करते हैं लोग कि लोग स्यूडो प्रॉब्लम बना देते हैं startups। ये टेक्निकल लोगों के साथ बहुत होता है कि जी मैंने बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया, अब मैं प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूँ कि यार मैं किस प्रॉब्लम में फिट करूँ। वो होता नहीं है, वो होता नहीं। और मेरे पास एग्जाम्पल है। एनीवे, या सर, सो प्रॉब्लम पी, ठीक है। ओके सर, दूसरा है ई विच इज अर्निंग्स मॉडल। या मतलब not only should you solve a problem, लेकिन that fellow has to be willing to pay you for solving the problem। नहीं तो आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, धंधा नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये तो ये हो गया। आर मैं बाद में देखता हूँ। एस, हाँ रिस्क। एस जो है, एस इज साइज ऑफ द मार्केट। अगर आपका मार्केट छोटा है, मार्केट साइज छोटा है, तो आपका जो स्टार्टअप है छोटा ही रहेगा। ठीक है ना? अगर आपका मार्केट साइज बड़ा है तो आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है इजली। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसे एरिया में जाना चाहिए जहाँ पे मार्केट साइज बड़ा हो। ठीक है, साइज ऑफ द मार्केट हो गया। फिर आपका है, कई बार ना मार्केट साइज बड़ा होता है, लेकिन जिसको कहते हैं बहुत कंपटीशन होती है उसमें, बहुत कंपटीशन, साइज ऑफ द मार्केट। हाँ। ओके, अब फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि एडटेक में बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इतने सारे हैं और सारे जायंट्स हैं और सब लॉस मेकिंग है। बाईजूस मोस्टली लॉस मेकिंग है। बाईजूस है, वेदांतु है, टॉपर को बाईजूस ने खरीद लिया था। फिजिक्स वाला प्रॉफिटेबल था, लेकिन वो अब दोबारा लॉस मेकिंग हो गया।
लॉस मेकिंग है, सारे के सारे लॉस मेकिंग है। अगर आपको बड़ा मार्केट दिखे हाँ लेकिन वो क्राउडेड हो, मतलब बहुत कंपटीशन हो, Yes. तो बस उसमें कभी मत जाना, अवॉइड करना है। क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन हो ना, वहाँ पे सिर्फ डिस्काउंटिंग होती है। मतलब हर आदमी कहता है यार मैं 10% डिस्काउंट कैसे दूं ताकि कस्टमर मेरे पास आए। हाँ, और आप छोटे हो, आपको 20% पे देना पड़ेगा। फिर बैजू कहेगा अच्छा मैं 15% पे देता हूँ, आपको 25% पे देना पड़ेगा, तो आप तो मर गए। तो जहाँ क्राउडेड मार्केट हो, कंपटीशन ज़्यादा हो, वहाँ किसी हालत में मत जाना। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ ये करना है कि क्राउडेड मार्केट, जो बड़ा मार्केट आपका है, उसमें आप एक सबसेट ढूंढो। सबसेट। और सबसेट को मैं बुलाता हूँ निश मार्केट, ठीक Yes, है। sir. और वो निश मार्केट की दो कंडीशंस है। पहली बात, वो निश मार्केट जो है क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, अच्छा। मतलब उसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ठीक है। और दूसरी बात, उसमें नॉट ओनली क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, वो भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत छोटी निश मार्केट है तो आप ग्रो नहीं करोगे, ठीक है ना। ट्राई एंड आइडेंटिफाई ऐसा नीश जो कि काफ़ी बड़ा हो, मे नॉट बी एज बिग एज द ओरिजिनल मार्केट, प्लस नॉन क्राउडेड हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, या बाद में दो एग्जांपल दे दो। अभी दे दूँ। हाँ सर। एक स्टार्टअप है जिसपे मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो जब इन्होंने शुरू किया था, इनका नाम है प्लैनेट स्पार्क। या सर। तो जब शुरू किया था इन लोगों ने, इन लोगों ने ना एक डिजिटल फॉर्मल ट्यूशन सेंटर चला रहे थे, अच्छा। ठीक है। नॉर्मली ट्यूशन सेंटर में क्या होता है, बच्चा वहाँ जाता है, डाइनिंग टेबल पे 5 बच्चे बैठे हैं, प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, और मतलब जो मेड है वो चिल्ला रही है, नौकर चिल्ला रहा है, फोन बज रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, क्वालिटी की प्रॉब्लम। तो इन लोगों ने बहुत सारा डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया, साइंस और इंग्लिश में, और बढ़िया सा कमरा था, एक मेंटर भी थी, और बच्चे आते थे, लैपटॉप था, एंड लैपटॉप पे ये लोग खेलते थे और सीखते थे, तो बहुत बढ़िया था। प्रॉब्लम ये हुई कि कोविड आ गया, तो कोविड आ गया तो सेंटर में कोई आएगा नहीं, ऑफलाइन तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पूरा ऑनलाइन ले गए, चल कर दिया। ठीक है। ऑनलाइन तो ले गए, ठीक है। मतलब जिसको हम कहते हैं पिवटिंग, बिजनेस मॉडल को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले गए। या अब प्रॉब्लम यह है, मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन किसके साथ compete कर रहे थे, बायजूस, वेदांतो, उस टाइम शायद टॉपर भी था, अपग्रेड, आकाश तो ऑफलाइन था, फिजिकल क्लासेस थी। अब वही बात है, बहुत बड़ा मार्केट, साइज ऑफ द मार्केट इज वेरी बिग बट वेरी वेरी क्राउडेड, वो compete नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ठीक है हम नीश मार्केट ढूंढते हैं, और नीश मार्केट कौन सा ढूंढा, पहले इन्होंने शुरू किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ओके। ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, ये सब के सब ट्राई किए, एक एक करके, कोई नहीं चला, ठीक है। मतलब ये सारे नीश थे, सारे नॉन क्राउडेड थे, या मतलब ज़्यादा बाइजू वगैरह तो करिकुलम में थे, ये तो बेसिकली हायर सेकेंडरी के लिए प्रिपेयर करे थे आपको। तो फाइनली इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गई। वो कैसे हुई, देखो, जब बच्चा स्कूल में जाता है ना, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा ज़िंदगी में अच्छा करे, ठीक है। स्कूल में अच्छा करे, और स्कूल में अच्छा करे मतलब मार्क्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन यार मार्क्स से ज़िंदगी नहीं बनती है, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप इंटरव्यू पैनल फेस कर पाओ, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप ऑडियंस को एड्रेस कर पाओ, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप, अगर आप सेल्स जॉब में हो या मार्केटिंग जॉब में हो, आप दूसरे आदमी को कन्विंस कर पाओ। These are the ये real चीज़- skills. हाँ, और ये चीज़ें स्कूल नहीं सिखाते। You are right, sir. स्कूल सिखाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज वगैरह वगैरह, मार्क्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू किया पब्लिक स्पीकिंग ऑनलाइन फॉर चिल्ड्रन। आपसे किसी और आप देखो, हर पेरेंट कहता है यार ये तो मेरे बच्चे को सीखना ही है, मैं तो पे करने को तैयार हूँ, कुछ भी चार्ज करे। बूम कर गया, बिल्कुल बूम कर गया। तो ये मार्केट लीडर है आज की डेट में। आप ऑडियंस, आप जरा यस वो करके देखो, गूगल, या आपको दिखेगा ये लोग बिल्कुल टॉप पे आएंगे, पब्लिक स्पीकिंग फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे आएंगे। तो एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्व करी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए,
अर्निंग्स मॉडल, पेरेंट्स कहते हैं बहुत हम फटाफट पैसे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही, मार्केट साइज बहुत बड़ा था, ज़्यादा बड़ा वो पूरे एडटेक के लिए। एडटेक में नहीं गए, वो ऐसे एरिया में गए पब्लिक स्पीकिंग में जिसपे कोई और नहीं था, वो निश है, ठीक है ना। तो प्लैनेट स्पार्क का एग्जांपल है जहां ये चारों जो है सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में। तो अब मैं आता हूँ पांचवे पे, स्केलेबिलिटी। एज फॉर स्केलेबिलिटी, या सर, स्केलेबिलिटी जो है ना, देखो एक ज़माने में स्केलेबिलिटी का डेफिनेशन होता था द एबिलिटी टू ग्रो। मतलब आपका धंधा ऐसा, आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आप बहुत ग्रो कर सकते हो। आज की डेट पे स्केलेबिलिटी का डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है, वो है द एबिलिटी टू ग्रो फास्ट। क्योंकि जब इंटरनेट आया, मैंने शुरू में ही कहा था, जब इंटरनेट आया तो लोगों ने देखा कि यार मैं दिल्ली में हूँ और मेरा मार्केट तो यार कहीं भी हो सकता है, असम भी, गुजरात भी, कश्मीर भी और तमिलनाडु भी, केरला भी। तो मैं फटाफट ग्रो करूँगा, मैं नहीं ग्रो करूँगा, दूसरा आदमी ग्रो करेगा, मुझे मार देगा, ठीक है ना। तो अब स्केलेबिलिटी हो गई द एबिलिटी टू ग्रो फास्ट। ओके, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के स्टार्टअप्स में, एबिलिटी टू ग्रो फास्ट है, फास्ट, रैपिडली। ठीक है, तो 5 चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है। फिर आप देखो आर इज रिस्क। और हर बिजनेस में रिस्क होता है, और सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ऑफ कंपटीशन। रिस्क, ठीक है ना। और रिस्क ऑफ कंपटीशन के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए अपने धंधे में जो कि उस कंपेटिटर को, वो कंपेटिटर आपका जो कस्टमर है उसको खींच के ना ले जाए। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपके कस्टमर को अपने, हाँ, यूएसपी, कोई ऐसी यूनिक चीज़ जो आपके कस्टमर को अपने पास ही रखे। नहीं जी मुझे यहीं पे रहना है, कंपेटिटर के पास नहीं जाना। प्लैनेट स्पार्क का एग्जांपल लो, ठीक है, इनका ब्रांड बन गया था वो। सो ये जो ई है ना, ये है एंट्री बैरियर। मतलब यू शुड हैव एन एंट्री बैरियर फॉर योर कंपटीशन, ताकि कंपटीशन एंटर करके आपके कस्टमर्स को ना ले जाए। तो प्लैनेट स्पार्क का ब्रांड बन गया था। प्लैनेट स्पार्क का बहुत सारा डिजिटल कंटेंट था जो कि कंपेटिटर को शायद 1-2 साल लगते डेवलप करने में, तो 2 साल का एंट्री बैरियर था इनके पास, ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई इनोवेटिव चीज़ है जो कि आई है, आई इन परसिस्टेंट, या ठीक है, अगर आपके पास पेटेंट है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जो आपको मतलब बहुत मेहनत लगी, 2 साल लग गए, तो दूसरे आदमी को compete करने में वही सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, उसको भी 2 साल लगेंगे, आपका एंट्री बैरियर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो रिस्क ऑफ कंपटीशन है, इसको हैंडल करने के लिए आपके पास एंट्री बैरियर होना चाहिए। और अगर आपका कोई आपके पास इनोवेटिव सोल्यूशन है, ठीक है, तो एंट्री बैरियर अच्छा है, ठीक है। तो ये 8 लेटर्स हो गए। अब लास्ट 2 इज TNT। या ये जो टी है ना, इसका मतलब है टीम। और टीम जो है इट स्टार्ट्स विद द फाउंडर्स। या मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडर्स होते हैं। आपने बताया था सर, सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडर्स होते हैं। नहीं सर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टीम। यस, ओके। सो और लास्ट जो है ये है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन, यस, व्हाट इज दिस सर? हाँ, ट्रैक्शन इज, बॉस आपके पास बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, आपके पास प्रोडक्ट बढ़िया है, टीम बढ़िया है, स्केलेबल है, लार्ज मार्केट, लेकिन आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, हर क्वार्टर ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, वही कस्टमर रिपीट बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रैक्शन। मोर कस्टमर्स, मोर रेवेन्यू। अगर आपके पास ट्रैक्शन ना हो तो बस बाकी जो भी है ना उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये जो इन्वेस्टर है वो सब कुछ देखता है। सो बाय द वे, ये जो है ना, हर फाउंडर यूज़ कर सकता है टू इवेल्युएट हिज बिजनेस कि भी सक्सेसफुल होगा या नहीं, ठीक है सर। बट इन्वेस्टर भी यही चीज़ यूज़ करता है। और इन्वेस्टर कहता है ये सब कुछ चाहिए मुझे, लेकिन जब तक ट्रैक्शन नहीं है, जो मैंने पहले कहा, जब तक रेवेन्यू नहीं है, मैं पैसा डालने को तैयार नहीं। तो आज की डेट में इन्वेस्टर जो है ना, वो सब कुछ देखता है बट ट्रैक्शन भी देखता है। ट्रैक्शन भी 15 साल बाद ट्रैक्शन ना भी हो, वो पैसे डाल देता था। आज की डेट में इन्वेस्टर अपना पैसा थोड़ा ना संभाल के रख रहा है। तो ये है परसिस्टेंट मॉडल। वाह सर, काफी कुछ डिटेल में है सर ये परसिस्टेंट। हाँ यार, मेहनत मेरे को लग रहा है सारे डोमेन टच कर, हाँ, सभी कुछ है, सभी कुछ है, करेक्ट। तो सर इसमें सर एक और फ्रेमवर्क है सर, परफेक्ट करके आपका एक फ्रेमवर्क है जो फाउंडर्स के लिए स्पेशली, करेक्ट। तो सर उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करो। सो परफेक्ट फाउंडर इसमें है, मेरे के दोनों में है, दोनों में है ना सर? इस वजह से एक मिनट, तो इसमें भी है और इसमें भी है, या ठीक है।
It is specifically for founders. Perfect at एक्चुअली परफेक्ट फाउंडर, परफेक्ट जो है ना वो एटीट्यूड की बात है। yeah. मतलब देखो, हम ये कहते हैं कि कंपनी चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, परसिस्टेंट मॉडल चाहिए, वो आपका धंधा है। जो फाउंडर है उसका एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ही मस्ट हैव द परफेक्ट एटीट्यूड। बट यू आर राइट, ये परफेक्ट एटीट्यूड किसी को भी अप्लाई करता है, मतलब एम्प्लॉय के लिए भी अप्लाई करता है, ठीक है। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये जो है ना संजीव बिखचंदानी, Yes. जो इसके फाउंडर है naukri.com, Yeah. परफेक्ट एटीट्यूड संजीव और मैंने इकट्ठे बैठ के डिज़ाइन किया था। तो मतलब इसमें इनका भी हाथ है, संजीव का, और संजीव तो बड़े बहुत ज्ञानी आदमी है, इनका भी हाथ है, पर इनको कोई रॉयल्टी नहीं मिली। रॉयल्टी सिर्फ मुझे मिल रही है, इन्हें मांगी भी नहीं इन्होंने। ना, वो बहुत अमीर आदमी है, ये क्या रॉयल्टी मांगी। सही है सर, बढ़िया। ये जो है दिख रहा है, अच्छा ठीक है। तो ऐसा है, परफेक्ट एटीट्यूड में जैसे परसिस्टेंट में था, हर लेटर जो है इट स्टैंड्स फॉर समथिंग। या पी इज परसिवियरिंग, मतलब यार आप गिव अप नहीं कर सकते हो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कीप ट्राइंग। मेरे को ना एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट उसका याद है, दीप कालरा का, दीप एक फाउंडर, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही बढ़िया फाउंडर है। वो कहता है मोस्टली स्टार्टअप्स फेल, मेनी स्टार्टअप्स फेल बिकॉज द फाउंडर गेव अप टू अर्ली। वो कहता है यार कीप ट्राइंग, हाँ अलग अलग चीज़ ट्राई करो। मैंने प्लैनेट स्पार्क का एग्जांपल लिया था, ठीक है सर। इतनी चीज़ें ट्राई करी, ड्रामेटिक्स ट्राई करी, रोबोटिक्स ट्राई करी, प्रोग्रामिंग, ये वो, कुछ नहीं चला। फाइनली आई थिंक 8वीं 9वीं शायद 10वीं चीज़ चली, बट चलते रहे, चलते कीप ट्राइंग, ठीक है ना। तो परसिवियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप परसिव, डोंट गिव अप। ओके, दूसरा ई जो है वो है एथिकल, और एथिकल जो है ना बहुत बहुत ज़रूरी है बॉस। देखो अगर आप एथिकल नहीं होगे ना तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है। अगेन अगर बोलो तो मेरे पास कहानियाँ भी है, मेरे बहुत कहानियाँ है, सिर्फ कहानियाँ मेरे पास है। फिर आर है रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल का मतलब है दो चीज़ें। अगर कोई चीज़ सही हुई है तो मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, मेरी टीम को क्रेडिट दूंगा। बट अगर कोई चीज़ गलत हुई है, आई विल टेक द ब्लेम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक ओनरशिप, ठीक है ना। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी टीम आपको दिख रही है, ठीक है ना। अच्छा, चौथा है फ्लेक्सिबल, कीप ट्राइंग। जैसे मैंने परसिवियरिंग बोला, नॉट ओनली शुड यू कीप ऑन, अलग अलग चीज़ ट्राई करो। इन लोगों ने 10 चीज़ें ट्राई करी प्लैनेट स्पार्क में, ठीक है, एंड फाइनली वन थिंग वर्क, ठीक है। फिर आपका है ई इज विलिंगनेस टू डू एवरीथिंग फॉर फाउंडर्स, राइट? हाँ, मैं आपको एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। या सर, डू सर। ये मेरी किताब से नहीं है, नहीं इनफैक्ट है, इस किताब में है, ड्रीम फाउंडर में है, या सर, इसमें है। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है सर। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, और उसका एक बड़ा ही फेमस चेयरमैन था, चेयरमैन, ठीक है, बहुत ही फेमस था, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत सक्सेसफुल। तो जब वो ब्रांच मैनेजर था अपने ब्रांच का, तब उसके पास ना मैनेजमेंट ट्रेनीज आए। तो एक मैनेजमेंट ट्रेनी आए किसी IIM से, ठीक है ना, और तो इस ब्रांच मैनेजर ने उसको कहा यार ऐसा है, तू ऐसे कर, हमारा ये जो स्टोर है ना, स्टोर में एक गोंद की बाल्टी है, एक गोंद की बाल्टी ले ले वहाँ से, और वहाँ पोस्टर पड़े हुए हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, लगा दो, तो जाके ना अलग अलग जगह लगा दे। तो वो जो MBA था, सर आई एम फ्रॉम एन IIM सर, कौन सर, दिस इज नॉट माई जॉब, ये मैं थोड़ा करूँगा। अरे नहीं कर ले। नो सर, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव कम फॉर, मैंने 2 साल IIM में पढ़ा है। अच्छा ठीक है, तो फिर कोई और जॉब दे दिया उसने कहा ठीक है तू ऐसे कर, अलग अलग किराना शॉप पे जा, और हर किराने की दुकान में जाके उसको इंटरव्यू करो, जो ओनर है, कि भाई क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है, वगैरह वगैरह। हाँ ये मैं कर लूँगा, ये मेरा काम है, ठीक है। तो वो जो IIM का ट्रेनी था वो चला गया। जिस किराना शॉप में वो जाता था ना, और ओनर से बात करता था, दुकानदार से, वो देखता था थोड़ी दूर कोई आदमी बाल्टी लेके, ब्रश लेके गोंद लगा रहा है और पोस्टर चिपका रहा है। हाँ, फिर ये आगे जाता था, ये जो ट्रेनी था, मैनेजमेंट ट्रेनी, वो आदमी उसके पीछे। तो जब ऐसे 6-7 बार उसने देख लिया उसी आदमी को, उसके पास गया कि भाई ये कौन है, वही ब्रांच मैनेजर था।
ठीक है। वाह, ये जो ट्रेनी था इसने वो ब्रांच मैनेजर के पैर छुए, सॉरी सर मेरे से गलती हो गई, आप मेरे को दो मैं करूँगा। और वो ब्रांच मैनेजर जाके सबसे फेमस इनका चेयरमैन बना, सबसे सक्सेसफुल। अब क्यों? देखो यार, 2-3 बातें हैं। पहली बात, आपको अपनी टीम को दिखाना है कि कोई जॉब, नो जॉब इज बिलो माई डिग्निटी, नहीं तो आप उनसे कैसे कराओगे, ठीक है ना। एसेंस था उस स्टोरी। हाँ यार, पुराने ज़माने में ना जो लड़ाइयाँ होती थी, जो लीडर था वो सबसे आगे घोड़े पे भागता था कि जी मैं दिखाऊंगा। अगर मैं पीछे बैठ के चिल्लाऊं कि यार तू जा तो लोग क्यों जाएंगे यार? यू आर राइट। ठीक है ना। तो एक तो आई हैव टू शो द वे। दूसरी बात, कल को मेरी टीम में लोग होंगे, मैं उनको बोलूँगा जाओ यार पोस्टर लगाओ। अब शायद वो गलत जगह पोस्टर लगा रहा है, शायद वो ऐसी जगह लगा रहा है जहाँ और बहुत सारे पोस्टर हैं इसीलिए दिख ही नहीं रहा, शायद ऐसी जगह लगा रहा है जहाँ पे लोग फाड़ रहे हैं पोस्टर। तो मुझे भी समझना है, जो मैनेजमेंट ट्रेनी है हाँ। उसको भी समझना है कि यार कैसे लगाए, कितनी दूरी पे लगाए, कितने पास लगाए, तभी तो मैं अपने आदमी को सिखा सकूंगा। सही बात। तो विलिंगनेस टू डू एवरीथिंग। देखो, फाउंडर सब कुछ नहीं कर सकता है, बट ही हैज टू बी विलिंग टू डू इट। ये नहीं कि भी ये मेरा काम नहीं है, फिर यार धंधा नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो विलिंगनेस टू डू एवरीथिंग। यस सेकंड लास्ट वन इज कस्टमर ओरिएंटेड, या विच इज यार जो भी है कस्टमर जो है ना, कस्टमर से माई बाप होनी है। चाहिए। हाँ, वो माई बाप है, उसको खुश रखो यार, कुछ भी हो उसको खुश रखो। एंड फाइनली टी, परफेक्ट एटीट्यूड में बिल्ड्स ट्रस्ट। अगर आप ये सब करो और ट्रस्ट ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एथिकल हो, तो अपने आप ही लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। एम्प्लॉयज भी ट्रस्ट करेंगे, कस्टमर भी ट्रस्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, पार्टनर, फ्रेंचाइजी सब ट्रस्ट करेंगे। तो ये है परफेक्ट एटीट्यूड। और जितने भी सक्सेसफुल फाउंडर्स मैंने देखे ना, जैसे ये जो जितने भी इसके सक्सेसफुल फाउंडर्स रहे हैं, नौकरी के या जीरो धार, सब के सब ना बिल्कुल परफेक्ट एटीट्यूड वाले। विलिंगनेस टू डू एनी वर्क। हाँ, विलिंगनेस टू डू एवरीथिंग, बिल्ड ट्रस्ट, बिल्कुल एथिकल है, हेरा फेरी नहीं, कोई हैंकी पैंकी नहीं। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, संजीव बिखचंदानी, इसी बुक से है एग्जांपल। ठीक है सर। इसको ना मेक माई ट्रिप पे, इसकी कंपनी है इन्फोएज, या ठीक है ना। नौकरी इज अ ब्रांड इन इन्फोएज, Yeah. तो इसकी कंपनी इन्फोएज है। तो इसको मेक माई ट्रिप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किया। ठीक हो। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करते तो नॉर्मली थोड़े पैसे देते हैं, बट इनको पैसों की जगह ईसॉप्स दिए, ईसॉप्स कि भाई आपको हम मेक माई ट्रिप में शेयर दे देंगे। इसने क्या कहा संजीव ने कि देखो जी, मैं जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पे आता हूँ, वो मेरा टाइम नहीं है, वो टाइम जो है इट बिलोंग्स टू इन्फोएज, ठीक है, वो मेरा पर्सनल टाइम नहीं है। इसीलिए मैं ले लूँगा ईसॉप्स और अपने नाम में नहीं, इन्फोएज के नाम में। अच्छा। इन्फोएज के नाम में उन्होंने शेयर्स लिए और फाइनली कुछ साल बाद बेचा भी, इन्फोएज ने प्रॉफिट बनाया। बट इस टाइप की चीज़ें जो है ना, जब लोग ये देखते हैं कि भी इतना ऑनेस्ट आदमी है, इतना एथिकल आदमी है, तो ट्रस्ट अपने आप आ जाता है कि भाई हेरा फेरी नहीं करेगा। बहुत बढ़िया सर। मैं बुक्स पूछना चाहूँगा सर, आप इतने, आपकी एक्सपीरियंसेस इतनी लंबी है, तो सर टॉप 5 बुक्स बता पाए स्टार्टअप पे, अदर देन दीज 3 बुक्स। बहुत सारी ये जो किताबें हैं ना, हाँ सर। ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल या इंटरनेशनल है, इंडियन है थोड़ी। या तो सर मैं ये पूछना बोलूँगा कि सर ये जो बुक्स जो स्टार्टअप पे पढ़ेगा कोई फाउंडर, तो उसको हेल्प रियल लाइफ में होगा कि नहीं? सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, होगा हेल्प? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो जो मतलब किताब, प्रैक्टिकल बुक्स हैं? हाँ मोस्टली प्रैक्टिकल, Okay. मोस्टली प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो कुछ इंटरनेशनल है, कुछ इंडियन बुक्स है। जो इंडियन बुक्स है उसमें जो मुझे बेस्ट या सर। लगी है वो है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, उसका नाम है, या सर यू कैन टेक योर टाइम सर। नो। हाँ नहीं मेरे को याद है, वाई आई स्टॉप्ड वेयरिंग माई सॉक्स। अच्छा। ठीक है, ये किताब का नाम है। हाँ ठीक है। एंड इसको लिखा है, आई थिंक आलोक केजरीवाल शायद इसका नाम है। ही हैड क्रिएटेड, ही इज अ फाउंडर, ओके ठीक है। ही हैड क्रिएटेड अ कंपनी कॉल्ड कॉन्टेस्ट टू विन, कॉन्टेस्ट टू विन, ठीक है ना। ऑनलाइन गेम्स हैं जहां आप जीत सकते हो, पैसा जीत सकते हो। ओके। तो कॉन्टेस्ट टू विन, ये आई थिंक आलोक केजरीवाल इसका नाम, वही है ना, आलोक केजरीवाल। सो इसका ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी फैमिली बिजनेस थी। ओके।
वे लोग सॉक्स बनाते थे, मोजे बनाते थे, ठीक है। और बेटा था तो प्रेशर था कि जी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर, तो उस शुरू में किया बट फाइनली उसको मज़ा नहीं आया, मैं तो उसने छोड़ के फिर ये कॉन्टेस्ट टू विन शुरू किया। अच्छा इसीलिए किताब का नाम है व्हाई आई स्टॉप्ड वेयरिंग सॉक्स, सॉक्स या ठीक है। और ये बड़ी प्रैक्टिकल किताब है, बहुत प्रैक्टिकल किताब है, क्योंकि इसने नॉर्मल कन्वेंशनल धंधा भी चलाया है और दूसरा इसने चलाया है इंटरनेट अपना पे। इंटरनेट पे बिजनेस। तो ये बहुत बढ़िया नंबर 1 बुक। बढ़िया किताब। हाँ ये एक है। एक और किताब है, उसका नाम मुझे भूल गया, मुझे ऑथर का नाम याद है। हाँ बोल दे। गणेश के गणेश, देखो उसका एक ही किताब है, अभी है। आई थिंक कुछ डिसरप्शन या कुछ उस पे है, डिसरप्शन। हाँ, अब के गणेश जो है ना, ये बड़ा सक्सेसफुल फाउंडर है, इसने कई स्टार्टअप्स शुरू किए हैं, ठीक है। बिग बास्केट जो है ना, इसमें ये मेजर इन्वेस्टर था। वाओ। आप लोगों ने पोटिया मेडिकल का नाम सुना है? पोटिया मेडिकल जो घर में हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, पोटिया मेडिकल। ओके सर। पोर्टिया मेडिकल, ओके। ये गणेश और इसकी बीवी मीना गणेश इन्होंने शुरू किया है और ये मार्केट लीडर है, ठीक है। तो इसने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं, ये भी किताबें लिखी है ना, वो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने मेंटर किया, मैंने इन्वेस्ट किया। तो ये एकेडमिक किताबें नहीं है, अच्छा। इसने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा है, ये भी बहुत बढ़िया किताब है। एक और बढ़िया किताब है, मार्केटिंग पे बताइए सर। मार्केटिंग यार जो सबसे स्टैंडर्ड किताब मार्केटिंग पे है, हाँ कई किताबें हैं। हाँ ऑथर उसका नाम है फिलिप कॉटलर। ओके। फिलिप कॉटलर, देखो जितने भी MBA कोर्सेज हैं, फिलिप कॉटलर की किताब लगेगी। थैंक यू सर फॉर मेंशनिंग दैट। फिलिप कॉटलर, या वो देखो, और वो बहुत किताबें हैं उसकी, वो पढ़ के देखो। वो जनरल मार्केटिंग पे है, पर जो स्टार्टअप मार्केटिंग है वो ये लोग ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि फिलिप कॉटलर ने ना किताब लिखी थी 20 साल पहले। या वो तो अभी इरा काफी चेंज होगा। हाँ बहुत बहुत चेंज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और किताब है, ऑथर का नाम है पीटर थियल, THIEL, या सर 0 to 1। 0 to 1। 0 to 1, हाँ सुनो, ठीक है ना। सुनो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। ये इंटरनेशनल बुक है, अमेरिकन बुक है, ठीक है, लेकिन एप्लीकेबल है यहाँ भी। इसका एडवांटेज है, ये कहता है यार अगर आपने स्टार्टअप करना है ना, तो आप सडन डिसरप्शन करो, 0 to 1 करो। ओके। डोंट डू 1 to 1.1, 1.2, 1.3, 0 to 1 करो, इतना डिसरप्ट कर दो। तो ये बड़ी यूजफुल किताब है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है, उसका नाम ऑथर का भूल गया, द लीन स्टार्टअप। ओके। लीन स्टार्टअप जो है वो ये कहता है, मैंने शुरू में एक्चुअली बोला था अभी इस पॉडकास्ट में कि यार शुरू में ना, डोंट ट्राई एंड डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम। यू आर राइट। फोकस करो एंड एक बेसिक चीज बनाओ, वो बेसिक चीज कस्टमर को दिखाओ, कस्टमर आपको फीडबैक देगा, उस पर इम्प्रूव करो, फिर दिखाओ, फिर इम्प्रूव करेगा। मैंने जो वैलिडेशन की बात करी, सो लीन स्टार्टअप का ये कॉन्सेप्ट है कि भी ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करते रहो। ये नहीं कोशिश करो कि भी पहले राउंड में मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज बना लूंगा, नहीं बनेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये है 5। इंडियन एक और बता दो। ओके, एक और है, उसका नाम है, ऑथर का नाम है सार्थक आहूजा। ओके। वो काफी सार्थक सोशल मीडिया पे, आई नो हिम, आई हैव ग्रेजुएट्स। या उसकी बुक का नाम है कॉफी एंड स्टार्टअप्स, ऐसा कुछ है। ओके। कॉफी एंड स्टार्टअप्स, हाँ ऐसा ही कुछ है नाम। वो भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगेन वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जितने भी लोग पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलते हैं ना, हाँ सर, वो यूजफुल है। जो एकेडमिक्स बुक्स होती हैं कि जी मैंने ये हार्वर्ड में केस पढ़ा था, इट डजंट हेल्प। तो सर अब हम लोग पॉडकास्ट के लास्ट स्टेज पे हैं सर। लास्ट 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल एडवाइस फॉर यंग इंडियंस, मतलब कि इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहो इंडियन यंग। बहुत सिंपल है और मैं बार टॉप 3। हाँ 2-3 चीजें पे बताता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट चेस फंडिंग, डोंट चेस फंड, चेस योर बिजनेस। ओके। ये मैं संजीव भिखचंदानी का एक बढ़िया कोट आपको बताता हूँ, ठीक है। वो मेरा गुरु है, मेरे से 10 साल छोटा, 8 साल छोटा है, आई नो, बट फिर भी गुरु है मेरा। या सबका गुरु है वो। यस। वो कहता है, द कस्टमर्स मनी इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द इन्वेस्टर्स मनी। हाँ, अगर आपको कस्टमर का पैसा मिल रहा है, मतलब कस्टमर खुश है, तो कस्टमर बार बार आएगा और
वो देख के इन्वेस्टर भी आ जाएगा, पैसा दे देगा, प्रूफ देखेगा ना वो। हाँ, बट अगर आप इन्वेस्टर का पैसा चेस करो और कस्टमर नहीं आ रहा आपके पास, धंधा बंद, इन्वेस्टर भी बंद कर देगा, ठीक है ना। सो डोंट चेस फंडिंग, चेस योर बिजनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली बात। ठीक है जी। दूसरी बात, कई सोचते हैं कि यार ये जो स्टार्टअप है ना, ये मतलब ये फैशनेबल हो गया सर थोड़ा आज। फैशनेबल भी हो गया, और ये मतलब ये पार्ट टाइम चीज़ है यार, करेंगे 9 to 6 करेंगे, नहीं यार, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बीवी है, आपका हस्बैंड है, सब कुछ है। तो अगर आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये फुल टाइम चीज़ है। फुल टाइम मतलब 24 घंटे, ये नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे। अगर आप वो करने को तैयार नहीं हो तो स्टार्टअप क्रिएट मत करो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये मैं स्पेशली बोल रहा हूँ जो टेक्निकल लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इंजीनियर होते हैं ना, हाँ, इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस के लोग, इस टाइप के लोग, ठीक है, बहुत सारे मेरे पास लोग आए हैं। एक कहानी सुना दूँ? हाँ सर। हम एक बार ना इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे, हाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, हम कोई 15-20 इन्वेस्टर थे, ठीक है। और ये था टाइम मैं बताता हूँ आपको, नवंबर 2014, अच्छा ठीक है। और 3 इंजीनियर्स आए हमारे पास, बड़े ब्राइट बच्चे थे। हाँ उन्होंने कहा सर हमने ना वी हैव क्रिएटेड अ वाटरलेस यूरिनल। तो आज की डेट में 2025 में यार वाटरलेस यूरिनल तो कॉमन है, हर मॉल में है, हर रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट में, सब जगह है। उस टाइम में कॉमन नहीं था। अब हम लोग बड़े एक्साइटेड, और हम क्यों एक्साइटेड थे, क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को मोदी जी ने अनाउंस किया था स्वच्छ भारत अभियान, या ठीक है। राइट सर। हम टॉयलेट बनाएंगे, करोड़ों टॉयलेट बनाएंगे, बहुत बड़ी आइडिया। लेकिन कई जगह तो पानी नहीं है, साफ कौन करेगा, मेंटेन कौन करेगा। अब सडनली इनके पास सोल्यूशन है कि जी वाटरलेस यूरिनल है। तो हमने कहा यार ये तो मोदी जी की जो विजन है वो एग्जीक्यूट करने वाला आ गया फॉरन। बहुत बढ़िया है, हम तो अब अमीर बन गए। घर जाके सबने बीवियों को बताया अब जो ज्वेलरी खरीदनी खरीद लो, अब तो हम अमीर बनने वाले हैं। तो हमने इनको बोला, ये इंजीनियर्स को, कि भी आप मार्केट कैसे करोगे। सर हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। बट हमने कहा यार आपका ना इस धंधे, इस प्रोडक्ट में एंट्री बैरियर कोई नहीं है। ये चीज़ अगर कोई ओखला में शेड में बनाना चाहे वो भी बना सकता है। अच्छा इसीलिए आपको बहुत जल्दी मार्केट में जाना है। अच्छा, आप कल जाओ, चाहे आज शाम को जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करो, शुरू करो बेचना। हाँ जी हाँ जी। तो हमने कहा हमको 1 महीना दो, हम बड़े कीन हैं, हम पैसा डाल देंगे, बट हमको 1 महीना दें, आपको आपका बिजनेस मॉडल थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं, डिज़ाइन भी स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 महीने बाद हम वापस आए और इनको मिले, और ये बड़े खुश लग रहे थे, बड़े एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा क्या है, क्यों इतने खुश हो। अरे सर हम ना अब ये जो यूरिनल है ना, हम इसका एक फीमेल वर्जन पे को डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने कहा यार मेल वर्जन का क्या हुआ। सर वो है, अच्छा है सर। ओके, तो यार आपने तो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना था, क्या हुआ। ओ सर ऐसा है, आप हमको सिर्फ 6 महीने दो, 6 महीने में फीमेल वर्जन भी आ जाएगा, मेल वर्जन भी होगा, इकट्ठे हम दोनों को लॉन्च करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे। अच्छा हमारा रिएक्शन क्या था, ये आपने ऐसे कर दिया। इतना बढ़िया आइडिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मोदी जी की विजन, एंड मोदी जी जो मतलब करके दिखाते हैं, और टॉयलेट बनवाएंगे, CSR के थ्रू टॉयलेट बनवाएंगे सर। हाँ, बट इन्होंने अपॉर्चुनिटी गंवा दी। तो प्रॉब्लम ये हुई कि ये लोग टेक्निकल लोग थे, इनको धंधे की समझ नहीं थी, सेल्स की बिल्कुल समझ नहीं। इग्नोर एडवाइस को तो इग्नोर। हमने इनको बोला यार ऐसा है, अगर आप एक को फाउंडर लाओ जो धंधा समझता हो, जो बेच सके, या आप में से कोई एक बेचना शुरू कर दे, तब चलेगा। अच्छा, अगर आप सिर्फ टेक्निकल लोग हो, धंधा नहीं चलेगा, सॉरी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी थर्ड बिट ऑफ एडवाइस है यस कि यार अगर आपने धंधा चलाना है ना, तो आपने धंधा चलाना है। अब आपको ना, आप डिज़ाइनर नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो। अगर आप कहो मुझे बेचना नहीं आता, सॉरी आप नौकरी करो, स्टार्टअप मत शुरू करो। बेचना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम, जाके बेचो। 20 जगह आप मार खा जाओगे, नहीं बिकेगा, कोई बात नहीं। 21वीं जगह
होपफुली सक्सेसफुल हो गए, या सर शायद 40वीं जगह आप सक्सेसफुल हो गए। अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सीखने को भी तैयार नहीं हूँ, बॉस नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बात खत्म। आप जो भी जियो गाइस। सो ये मेरी एडवाइस है। वाह सर, बहुत सर, ऑल 3 टॉप एडवाइस बहुत सही था सर। ध्रुव सर, जैसे आप डायरेक्टर भी हो लीड एंजल नेटवर्क करके, मैं आपके प्रोफाइल पे रिसर्च किया था तो आया था मेरे रिसर्च में। तो एंजल नेटवर्क अभी कहाँ पे है सर, और मतलब कि कैसे चल रहा आपको? सो ऐसा है, मेरी जर्नी ऐसी हुई, मैं प्रोफेसर था। जब प्रोफेसर था ना, तो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री में। ओके। मैं कंसल्टेंट था, तो काफ़ी कंपनीज को मैंने एडवाइस भी किया हुआ। या तो मेरे स्टूडेंट्स आते थे, एमडीआई में था प्रोफेसर, गुड़गांव वाला। तो मेरे स्टूडेंट्स आते थे, सर मेरा ये स्टार्टअप है, प्लीज़ हेल्प कर लो, एडवाइस कर लो। तो मैं करता था, और मेरे एलुमनाई भी आते थे जो एक्स स्टूडेंट्स थे। तो एडवाइस तो सर आपने दे दिया, पैसा भी डाल दो। अच्छा तो यार अपने स्टूडेंट्स को मना नहीं कर पाया मैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, पैसा भी ले ले। तो वहाँ मेरी एंजल इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्टिंग पेज में स्टार्ट हुई। हाँ स्टार्टिंग। सो मैंने तब शुरू किया, और तभी मैंने किताबें लिखनी शुरू की, बिकॉज मैंने सोचा कि यार अब तो स्टूडेंट्स हाँ बिल्कुल, नॉट ओनली दी स्टूडेंट्स, कि यार इंडिया में बहुत लोग पढ़ सकेंगे, हाँ। बहुत लोग होपफुली इससे बेनिफिट कर सकेंगे। ठीक है, अब तो शायद हजारों लोगों ने पढ़ी होगी ये किताबें। तब से मैंने एंजल इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू की। एक दोस्त मेरा था सुशांतो मित्रा, ये आप देखो ना, ध्रुवनाथ एंड सुशांतो मित्रा फंडिंग योर स्टार्टअप, ठीक है ना। तो सुशांतो मित्रा ने लीड एंजल स्टार्ट किया था, अब उसका नाम लीड इन्वेस्ट हो गया, अच्छा बट वो स्टार्ट किया था। तो उसने कहा यार मेरे को ज्वाइन कर लो, तो मैंने फिर लीड एंजल भी ज्वाइन कर ली। तो वहाँ मैं कोई 11 साल से हूँ। अच्छा और लीड एंजल्स ने हमने शायद कोई 100-120 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। पर्सनली मैंने शायद कोई 19-20 में किया होगा। बहुत से मज़ा बहुत आता है, बहुत सीखता हूँ, और जो सीखता हूँ मेरी किताबों में जाता है, और होपफुली और लोग उससे सीखते हैं, तो बढ़िया साइकिल बन गया। वाह सर, बट सर ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सर इंडिया में स्टार्टअप कल्चर नहीं है, अब्सेंस ऑफ स्टार्टअप कल्चर लाइक यूएसए में जैसे है। तो सर इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, और मतलब इंडियन जो आम जनता है मिडिल क्लास, वो कैसे मतलब ये वाले में स्टार्टअप ऑब्सेस्ड कंट्री कैसे बन? देखो यार ऐसा है, मेरे हिसाब से ये सवाल पूरा करेक्ट नहीं है। अच्छा स्टार्टअप कल्चर आ चुका है, अभी आ रखा है। हाँ आ चुका है। देखो ये तो बात सही है कि हम लोग इंडिया में, हम यूएस से जो इन्वेस्टमेंट कल्चर है, स्टार्टअप कल्चर है, हम शायद यूएस से 5-6-8 साल पीछे हैं ओनली ठीक है। बट हम अब भी वी आर दी थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड। वाह, यूएस, चाइना, इंडिया, इंडिया कल्चर आ चुका है। कल्चर है। मैं कॉलेजेस में जाता हूँ यार, इंजीनियरिंग, साइंस कॉलेज, कोई भी कॉलेज में, यस आधे बच्चे कुछ ना कुछ अपने आप कर रहे होते हैं, वो कहते हो कि भी हमको ये क्रिएट करना है। एक ज़माना था जब नौकरियां जो थी ना वो मैंडेटरी थी, अच्छा कि भी अगर नौकरी आपके पास नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी नहीं बनी। आज की डेट में ये चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा नहीं? इन एनी केस चेंज हो रहा है, क्योंकि अब पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। Accept- वो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि यार मेरा बच्चा है, उसके 6 दोस्त हैं, 6 में से 3 ने स्टार्टअप क्रिएट किया है, उनमें से 2 सक्सेसफुल है। तो मैंने देख लिया कि यार लोग सक्सेसफुल है, तो मेरा बेटा भी ज्वाइन करेगा, मेरी बेटी भी ज्वाइन करेगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सर ये वाला एनवायरनमेंट सर अर्बन मेट्रोस एरिया में ये वाला नहीं, छोटी टाउन में छोटे भी, टाउन में भी है। छोटी टाउन में भी है, बल्कि गांव में भी है। अच्छा मैंने तो गांव के भी ऐसे देखे। एक मेरी कंपनी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, एग्रिक्स। एग्रीस ये लोग बिहार में, बिहार से हैं, हाँ और बिहार के गांव में ये लोग फार्मिंग फैमिली से हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, और इन्होंने एक चीज़ शुरू की है जहां ये लोगों को ट्रैक्टर सर्विस, हार्वेस्टिंग सर्विस, ये सब देते हैं। और मेरे ख्याल में इस फाइनेंशियल ईयर में 4-5 साल हो गए इनको, 16 करोड़ का इनका बिजनेस है। ठीक है ना, और बहुत ग्रो करे, बढ़िया ग्रो करे। तो ये फैल रहा है। सो फाउंडर लोग का क्या बैकग्राउंड था सर? फाउंडर सब यहाँ मतलब इंजीनियर फार्मिंग इंजीनियर थे, बट फार्मिंग फैमिली से है। अच्छा तो उनको पता था कि भी छोटा किसान है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है।
बहुत कुछ किया है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। गवर्नमेंट ने 150 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल दिया। यहाँ पे लोग इंक्यूबेट होते हैं, उनको गाइडेंस मिलती है, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। गवर्नमेंट ने फंडिंग दे दी है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि यार ग्रांट्स दो, ठीक है। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी स्कीम शुरू की है। मैं फॉर एग्जांपल जब ये शिवराज चौहान थे ना एमपी के चीफ मिनिस्टर, तो उनकी जो पॉलिसी लॉन्च हुई थी, मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, तो मैं वहाँ पे एक स्पीकर था, तो मैंने सुना था चौहान जी को, उन्होंने कहा था कि भाई आप कहीं से फंडिंग ले आओ इस स्टेट में, हम अप टू अ लिमिट उसको मैच करेंगे, हमारी गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत सपोर्ट कर रही है। मतलब एडवाइस करना चाहोगे कि यंग इंडियंस को और नंबर में आना चाहिए? बिल्कुल आए, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये मत सोचो कि यार पार्ट टाइम जॉब है 9 से 5 है, ये मत सोचो कि मैंने सिर्फ पैसा बनाना है। अच्छा। आप सिर्फ इसीलिए करो क्योंकि आपको उस एरिया में पैशन है। अगर पैशन, देखो बहुत बड़ी सिंपल बात है, स्टार्टअप में ना अप्स एंड डाउन आएंगे, गड़बड़ होगी, डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। कोविड में तो बहुत सारे स्टार्टअप्स मर गए यार। जिनको पैशन था, There- उन्होंने कहा यार नहीं हम करेंगे और किसी तरह हम करेंगे। तो अगर आपको उस चीज़ के बारे में पैशन नहीं है, सिर्फ आपको पैसा बनाना है या सिर्फ आपको पार्टी में जाके लोगों को इम्प्रेस करना है कि जी मुझे सीरीज सी फंडिंग मिली है, मत करो, नौकरी लो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर अब हम लोग पॉडकास्ट एंड करते हैं सर। और सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा। हाँ बहुत बढ़िया। वो सर अब रिकॉर्ड होना चाहिए, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं है। रिकॉर्ड, अरे सर मैं सुमित की शक्ल देख रहा था यार, हो रहा है नहीं हो रहा है। 80 की रिकॉर्डिंग सर, डोंट वरी अबाउट या सर। बट लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सर, दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए सर आप। और यार अब इस ओवर में तो यार कहानियां है या सर, इट्स वेरी मतलब मजा आ गया सर। अभी तो बहुत कहानियां सुनाई नहीं मैंने। या सर थैंक यू सर। चलो वेलकम। यस चलो हरेंद्र, अगर आप अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।